अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू वर्टिकल क्लासेस। आज हम बहुत टाइम के बाद ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये होगा फाइनल लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की है। इससे पहले 2 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, वो आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है और हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है। पीडीएफ इनकी हमारी ऐप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी अवेलेबल है। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग फर्दर मच टाइम। डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे आई रूल्स। वहाँ पे हमें टॉपिक एक दिया गया है, आई रूल्स। आई रूल्स क्या है? बेसिकली ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है जो कि 1956 में हमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने पास किए थे। ये कुछ रूल्स है, ये कुछ गाइडलाइंस है जिनके बिना पे हम वायरिंग कर सकते हैं। किसी जगह अगर हमें किसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे वायरिंग करनी है, वी मस्ट हैव टू फॉलो दीज रूल्स। इन रूल्स को हमें फॉलो करना है। एक एक करके देखेंगे क्या ये रूल्स है और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हम याद रखेंगे। कुछ गाइडलाइंस के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें मस्ट मतलब ज़रूरी उनको याद रखना है। 1956 याद रखना है डेट। आई रूल्स उस टाइम आए थे 1956 में। इनके नीचे दिए गए बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो कि यहाँ पे बोला गया है क्या क्या आपको करना है जब आपको वायरिंग इंस्टॉल करनी है। पहला है सेफ्टी मेजरमेंट। सेफ्टी मेजरमेंट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। जब भी आप कोई भी सप्लाई या अपैरेटस को इंस्टॉल करेंगे, उसकी सेफ्टी आपको चेक करनी है। क्या उसकी इंसुलेशन कंप्लीट है, क्या ये सफिशेंट रेटिंग देता है, क्या इससे इंसान और जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, वो चीज़ हमें पहले देखनी है। यहाँ पे सेफ्टीज़ में मैंने लिखा है ऑल सप्लाई लाइनस जो भी है अपैरेटस, जो भी हमें अपैरेटस यूज़ होंगे, दैट मस्ट बी प्रॉपरली इंसुलेटेड। उनके ऊपर इंसुलेशन होनी चाहिए एंड हैव सफिशेंट पावर रेटिंग्स। सफिशेंट पावर रेटिंग्स मतलब उनकी जो रेटिंग है, जिस पावर पे ये चलेंगे, जिस वोल्टेज पे ये चलेंगे, वो सफिशेंट होनी चाहिए उनको चलाने के लिए। ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, ताकि उससे सेफ्टी इंश्योर हो इंसानों और जानवरों की। नेक्स्ट रूल बोलता है कटआउट्स। नो कटआउट्स लिंक्स और स्विचेस शुड बी इंसर्टेड इन द न्यूट्रल कंडक्टर। न्यूट्रल कंडक्टर होता है हमारे पास, मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में 3 वायर्स आपको दिखाई दिया, रेड, ग्रीन और दूसरी ब्लू थी। जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे अगर देखेंगे आप, ये यहाँ पे रेड वायर, इसको हमें लाइव वायर बोलते हैं। पावर कंडक्टर जिसके थ्रू एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, करंट का फ्लो होता है। फिर ब्लैक, न्यूट्रल और ग्रीन, यही न्यूट्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रूल नंबर सेकंड, कटआउट्स नहीं होने चाहिए इस न्यूट्रल में। ना ही न्यूट्रल पे आप स्विच लगा सकते हो, एक्सेप्ट फॉर लिंक्ड स्विच। जहाँ पे लिंक्ड स्विच साइमल्टेनियसली किसी जगह ऑपरेट कर रहे हो, लिंक्ड स्विच न्यूट्रल पे और लाइव कंडक्टर पे जहाँ पे न्यूट्रल स्विच लगा हो, उस टाइम उसकी एक्सेप्शन के बगैर बाकी सब जगह पे आपको कट्स नहीं देने हैं न्यूट्रल को। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन। ईच सर्किट मस्ट बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेस एनर्जी। हर कोई सर्किट को हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि एक्सेसिव एनर्जी उसमें ना जाए। इंसुलेटिंग मटेरियल हमें चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसी मटेरियल की जो हम अगर किसी वायरिंग में अगर कोई मटेरियल यूज़ करेंगे, अगर कोई स्विच करेंगे, हमें देखनी है प्रॉपर इसकी रेटिंग क्या है, उसमें कितनी इंसुलेशन है, वो चीज़ हमें इंश्योर करनी है। फोर्थ पॉइंट है डेंजरस नोटिस। हमें हर किसी जगह साइन बोर्ड लगाना है। जहाँ पे ये डेंजरस नोटिस का मतलब है साइन बोर्ड लगाना है हमें, जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिसिटी वो पास हो रही हो, या जैसे आप देखते हो आपके मोहल्ले में, एरिया में आते ही टाइम पहला ही चीज़ आपको दिखेगा हर किसी मोहल्ले में। खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू की बात करें, दोनों जगह आप देखोगे, मोहल्ले में जाओगे पहले आपको ट्रांसफार्मर दिखेगा, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है, डोंट गो नियर, डेंजरस वोल्टेज का, वो ऐसे वोल्टेज का साइन लगा होता है। दैट मीन्स ये नोटिस आपको मस्ट इंस्टॉल करनी है जब आप किसी जगह वायरिंग इंस्टॉलेशन करोगे या प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रिसिटी किसी जगह। फिर है तीसरा इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग बिफोर कनेक्शन और रिकनेक्टिंग सप्लायर जो सप्लायर है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, जो कि कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है, उसको पहले टेस्टिंग करनी है, इंस्पेक्ट करना है। ये इंस्टॉलेशन पहले उसको एक पायलट टेस्ट करना है कि ये चीज़ें ठीक चल रही है या नहीं, फिर उसको वो सप्लाई प्रोवाइड करनी है। फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, अर्थिंग रेजिस्टेंस। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस बिटवीन कंज्यूमर अर्थ टर्मिनल एंड द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर मस्ट बी लेस। अर्थिंग रेजिस्टेंस किस लिए यूज़ होती है? अगर किसी भी टाइम फॉल्ट आया, फॉल्ट मीन्स हाई फ्लो ऑफ करंट हुआ, जो कि एक्सेसिव करंट है, वो हमारे इक्विपमेंट्स के थ्रू नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब हम वायरिंग करते हैं वहाँ पे हमें आगे ये हम देखेंगे, वहाँ पे हमें एक अर्थ वायर दी गई होती है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि 3 वायर्स है, न्यूट्रल, ब्लैक और एक है न्यूट्रल, लाइव और ग्राउंड। ग्राउंड असल में यही अर्थ वायर होती है। इस वायर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो जो कि उसको सब करंट उसी पाथ से फ्लो होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो। जिस पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, करंट उसमें कम फ्लो होती है। जब आप अर्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करोगे लेस, उसकी जब कम रेजिस्टेंस होगी, तो जैसे ही फॉल्ट आएगा वो चूज़ करेगा वो पाथ जहाँ से रेजिस्टेंस कम है। सो दैट इस पॉइंट का यही मतलब है कि जो कि अर्थ रेजिस्टेंस है, कंडक्टर कंज्यूमर के घरों पे आपने अर्थ रेजिस्टेंस लगाई है, यानी कि ग्राउंड दिया है, इन केस ऑफ फॉल्ट वो आएगा, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाएगा उसी अर्थ रेजिस्टेंस के थ्रू। दैट मीन्स उसी ग्राउंड के थ्रू, उस ग्राउंड में जो ग्राउंड वायर होगी जो अर्थ के साथ लगी होगी, क्योंकि अर्थ होता है हमारा लोवेस्ट न्यूट्रल पॉइंट।
पॉइंट, लोवेस्ट न्यूट्रल पॉइंट, दैट मीन्स कि जीरो वोल्टेज होगी वहाँ पे, सो दैट कि ये पूरा जो एक्सेसिव बर्स्ट होगा फॉल्ट का, जो करंट होगी वो जल्दी डिस्चार्ज हो अर्थ में, उस वायर की रेजिस्टेंस हमें लेस होनी चाहिए, ये हमें इंश्योर करना है। इसके बाद वो लेस देन 1 ओम होनी चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा है लेस देन 1 ओम होनी चाहिए, दैट मीन्स बहुत ही कम रेजिस्टेंस होनी चाहिए उस वायर की। जब आप ग्राउंड करोगे उस कंज्यूमर को, आप जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे उसके घर को, आपको एक अर्थ यानी कि ग्राउंड वायर भी रखनी है, उसकी रेजिस्टेंस आपको 1 ओम रखनी है, 1 ओम से नीचे रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं क्या क्या रूल है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लाए हैं। रूल नंबर 50 बोलता है सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी की बात करता है, सप्लाई एंड यूज़ ऑफ एनर्जी। रूल नंबर 54 करता है आपको डिक्लेयर करना है वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। आप कंज्यूमर को बोलोगे कितनी वोल्टेज में प्रोवाइड करूँगा, उसी के हिसाब से वो अपने इक्विपमेंट को लाएगा और यूज़ करेगा। रूल नंबर 55 बोल रहा है कि आपको डिक्लेयर करनी है सप्लाई की कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स सप्लाई निकालेगा 1 सेकंड में। फिर बोलता है रोल नंबर 30 सर्विस लाइन्स एंड अपैरेटस ऑन द कंज्यूमर परमिसेस। आपको कंज्यूमर को पहले ही बोलना है कौन कौन सी लाइन्स में आपके एरिया में इंस्टॉल करूँगा, कौन कौन से अपैरेटस में आपके एरिया मतलब उसकी परमिसेस, दैट मीन्स उसके घर के पास कौन कौन सी चीज़ें में लगाऊंगा। रूल नंबर 39 बोलता है केबल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय बिटुमिनस मटेरियल। ये एक बिटुमिनस मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल है, इससे केबल्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, दैट मीन्स इंसुलेटिंग मटेरियल जो ऊपर होगा वो बिटुमिनस का बना होगा। रूल नंबर 51 कहता है प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। आपको पहले ही कुछ रूल गाइडलाइंस पब्लिश करनी है, जहाँ पे आप मीडियम या हाई या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉल करोगे उससे पहले आपको कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल जो है वो आपके बोलने हैं। उसके बाद रूल नंबर 73 कहता है सप्लाई टू एक्सरे एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन। जहाँ पे आपकी एक्सरे मशीन हो या हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन हो उसकी सप्लाई को आपको पहले ही बोलना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट सम इंपॉर्टेंट रूल्स आप याद रखें। इसकी बात है वायरिंग एसेसरीज, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है वायरिंग में। स्विच आपने हर किसी बंदे को पता होगा स्विच क्या है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो हमें कोई इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। टर्न ऑन और टर्न ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइक आपके घर में टेलीविजन है, आपको टेलीविजन ऑन करना है, आप स्विच का इस्तेमाल करोगे, वॉशिंग मशीन, लाइट, फैंस, बहुत सारी चीज़। अब स्विच में दो इंपॉर्टेंट है, जब हम कहते हैं स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ मीन्स क्या होता है, स्विच ऑफ का मतलब है सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है। स्विच ऑफ मीन्स याद रखना, जब आप स्विच ऑफ करोगे सर्किट ओपन हो जाएगा। जब आप सर्किट ओपन करोगे दैट मीन्स वहाँ पे कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा समझाऊंगा ये कैसे हो रहा है। अगर आप ये एक सर्किट है, यहाँ पे स्विच लगा है, ये एक स्विच लगा है, यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे एक बल्ब है, हम इसे एज्यूम करेंगे हमारा लोड है, दैट मीन्स बल्ब यहाँ पे लगा है, ये बल्ब एक है, और यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे बैटरी है जो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। अगर आप देखोगे जब हम ये स्विच को ऑफ रखेंगे तो ये सर्किट ओपन है, इस टाइम यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो नहीं होंगे। जब ये स्विच यहाँ पे ओपन, दैट मीन्स स्विच इज ऑफ, दैट मीन्स सर्किट इज ओपन, स्विच ऑफ मीन्स सर्किट इज ओपन, तब यहाँ पे इस बल्ब में कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई लाइट नहीं आएगी। जो ही हम इस स्विच को, मैं अब इस स्विच को क्लोज करूंगा, दैट मीन्स ऐसे स्विच को ऑन करूंगा, दैट मीन्स सर्किट को क्लोज करूंगा, तभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। स्विच ऑफ मीन्स सर्किट ओपन, और उस टाइम कोई करंट फ्लो नहीं होती है। द करंट विल फ्लो व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, दैट मीन्स स्विच इज ऑन। जब स्विच ऑन होगा दैट मीन्स सर्किट इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब यहाँ वो नहीं समझना स्विच क्लोज मीन्स पावर नहीं चलेगा, यहाँ पे सर्किट क्लोज बोल रहा है और स्विच उस टाइम ऑन होगा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, नीचे पूछा जा सकता है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ का क्या मतलब होता है। अब हमारे पास कुछ टाइप के स्विच है, एक है मैकेनिकल स्विचेस और दूसरा है हमारे पास मैकेनिकल स्विचेस के बाद हमारा और एक टाइप है स्विचेस का इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। मैकेनिकल स्विचेस जो वो स्विच होते हैं जिनको हम फिजिकली ऑपरेट करना पड़ता है। फिजिकली ऑपरेट मतलब आपने स्विच को ऑन किया अपने हाथों से, आपको हाथ इसमें इस्तेमाल करने पड़े। दूसरा चीज़ होता है इलेक्ट्रिकली, वो खुद ऑटोमेटिकली बाई कुछ चेंजेस हो जाएंगी किसी इक्विपमेंट में, स्विच खुद ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जो फिजिकल हैंड से यानी कि फिजिकली हमें टच करना पड़ता है ऑन ऑफ करने के लिए, उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल। उसमें आता है कुछ इंपॉर्टेंट स्विचेस, मैंने उनको डिटेल में नहीं लाया है क्योंकि ये अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा। पुश बटन स्विच क्या होता है, टॉगल, रॉकर स्विच, टच स्विच, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्विच यहाँ पे मैंने लाए, इनकी फिगर भी मैंने नीचे लाई है, अब हम देखेंगे। और एक स्विच है स्लाइड स्विच। आप देखिए ये आपने सभी ने देखा होगा, आजकल की गाड़ियों में ये स्विच आते हैं, इस टाइप के स्विच, इनको पुश बटन स्विच बोला जाता है। पुश बटन स्विच, पुश करते हैं ऑन हो जाता है, पुश वापस करते हैं स्विच वापस अपनी पोजीशन पे आता है, इसको कहते हैं हम पुश बटन। इसको कहते हैं हम टॉगल, ये आपने देखा होगा टॉगल, पुरानी जो ट्रांसफार्मर होते हैं आज भी है, पीछे उनके पास एक टॉगल बटन होता था, ऊपर ऑन और नीचे ऑफ,
उसको हम कहते हैं टॉगल बटन। ये स्विच आपने सबने देखा होगा, रॉकर स्विच घर में लगा होता है, मशीन्स में लगा होता है, आपके हेयर ड्रायर में, आपके बहुत सारी इक्विपमेंट्स में ये काइंड ऑफ इस टाइप का स्विच लगा होता है। ये वाला है टच स्विच, ये भी मैकेनिकल स्विच है, यहाँ पे भी हाथ का इस्तेमाल करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। ये स्विच मैकेनिकल स्विच है, टच स्विच है, आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स में है, आज आता है। आजकल जो मिरर्स आते हैं इलेक्ट्रिक मिरर्स, वहाँ पे भी आप देखोगे कि उनकी लाइट पे ये स्विच लगा होता है। और ये वाला स्विच आपने रेडियो में देखा होगा, पीछे रेडियो की चैनल, अब हम जब FM मोड करते तो पीछे मूव करते थे, रेडियो के पीछे होता है ये स्विच, बहुत सारी जगह पे है। ये मैं एक एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ। ये कुछ टाइप ऑफ मैकेनिकल स्विचेस हैं। आपको पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिकल स्विच, वहाँ पे दिया गया होगा कोई इलेक्ट्रॉनिक स्विच, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और एक स्विच है सर्कुलर स्विच, आपने देखा होगा आपके घर में मिक्सर जूसर है, मिक्सर जूसर को वो स्विच है वो कुछ स्टेप्स में मूव ऑन होता है, एक स्टेप 3 स्टेप, वो भी आप याद रखना, रोटेटिंग स्विच भी इसे हम बोलते हैं। इसके बाद है और एक दूसरा टाइप इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हमें बहुत सारी इक्विपमेंट्स में इंस्टॉल होते हैं। ये कुछ सेमीकंडक्टर बेस्ड स्विच है, इनमें सेमीकंडक्टर की यूज़ किया गया होता है। सेमीकंडक्टर आपने देखा जिसकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, उनकी यूज़ पे जब हम उनका इस्तेमाल करेंगे, उस मटीरियल का यूज़ करके स्विच बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इसमें मैनुअली आपको ज़रूरत नहीं है हाथ से उसको ऑन करना, ही खुद ब खुद कुछ कंडीशंस इसको आएगी तब ये ऑन होगा या ऑफ होगा। इसमें एग्जाम्पल है पावर डायोड स्विच, याद रखना पावर डायोड स्विच। इसमें हम डीप नहीं जाएंगे, डायोड मैंने आपको पहले ही समझाया है पिछली बार। वो डिवाइस जिसके थ्रू सिर्फ वन वे ऑफ फ्लो करंट पास करेगी, एक ही साइड से यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट जाने देगा, उसको हम डायोड बोलते हैं। अब ये पावर डायोड स्विच उसी का बना होता है। फिर होता है मॉसफेट, ये भी एक सेमीकंडक्टर स्विच है। तीसरा होता है सिलिकॉन कंट्रोलर, ये भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, तो ये भी एक सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर होता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम मूव करेंगे, हमारे पास फ्यूजेस है, बात करेंगे हम फ्यूजेस एक इलेक्ट्रिकल फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होती है दैट ऑपरेट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरफ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। व्हाट डज दैट मीन कि स्विच एक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, जब भी हमारे कंपोनेंट्स में अगर हमारे सर्किट में ओवरफ्लो ऑफ करंट होगा, स्विच ऐसी डिवाइस है ये उसको सेंस करेगा, जो ही ओवरफ्लो ऑफ करंट हो जाएगा ये सर्किट को ओपन कर देगा, दैट मीन्स ये सर्किट ब्रेक कर देगा, सो दैट कि कोई करंट फ्लो ही नहीं हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे, मैंने यहाँ पे मैंने ये एक सर्किट लाया है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लगा है फ्यूज़, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। फॉर एग्जांपल हमें ये जो दो बल्ब्स है ये 5 वोल्ट पे चलते हैं, 5 वोल्ट एबो अगर इसमें 5 वोल्ट पे ये फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर्स करंट ड्रा करते हैं, दोनों 2 एम्पियर्स करंट ड्रा करते हैं और ये नॉर्मल चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वोल्टेज हाई हुई, अब 6 वोल्ट आ गया, तो करंट भी अप हो जाएगी, तो तब उस टाइम ये ब्रेक हो जाएंगे, हमारे इक्विपमेंट जल जाएगी। इन केस अगर फ्यूज़ ना लगा हो तो फ्यूज़ क्या करेगा, जब हम फ्यूज़ को इंस्टॉल यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जब हम फ्यूज़ को इंस्टॉल करेगा, ये क्या करेगा, ये पहले ही सेंस करेगा कि इसमें ओवर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये फ्यूज़ के अंदर एक मेटल स्ट्रिप लगी होती है, जिस मेटल स्ट्रिप के मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होती है। जब ही हाई करंट फ्लो हो जाएगी, ये विद इन सेकंड मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज़ कट हो जाएगा। जब ही ये कट हो जाएगा तो दैट मीन्स कि सर्किट ओपन हुआ और नो करंट फ्लो हुई, और इससे हमारी ये जो दोनों बल्ब है बच गए, हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ रहे। सो फ्यूज़ का यही काम है, ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है ओवरफ्लो करंट से। अगर हम देखेंगे एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज मेटल वायर, उसकी मेटल वायर होती है जो मेल्ट होती है जब ही एक्सेस ऑफ करंट फ्लो थ्रू होता है इसमें। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द डिवाइस बाय स्टॉपिंग और इंटरप्टिंग द करंट। इसकी वजह से क्या होता है, सर्किट जब ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है वो स्टॉप करेगा, इंटरप्ट करेगा करंट को। अगर हम इसके बाद बात करेंगे, ये जो इसकी फिगर है, उसके बाद और एक डिवाइस हमें दी गई है सिलेबस में, एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। डायरेक्टली एसएसबी ये भी पूछ लेगा एमसीबी की फुल फॉर्म, नीचे 4 ऑप्शन होंगे तो आप पूरा याद रखिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये भी एक इलेक्ट्रिकल स्विच है, ये भी एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है जब आपके सर्किट में अब नॉर्मल कंडीशन मीन्स हाई करंट फ्लो होगा। जब आपकी ये सर्किट में ओवरलोड कंडीशन होगी, फॉल्टी कंडीशन होगी, उस टाइम ये खुद ब खुद ब्रेक हो जाएगा, स्विच ऑफ कर देगा, सर्किट को ओपन कर देगा। इसके कुछ स्टैंडर्ड रेटिंग्स है, दैट मीन्स एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्विच है, इसकी रेटिंग है, दैट मीन्स आपकी कितनी रेटिंग वाले आते हैं, मतलब कितने टाइप की कितनी करंट वाले आते हैं। एक होता है 1 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक इसकी रेंज है, 1 एम्पियर टू 100 एम्पियर तक ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये एमसीबीएस, ठीक है, जो कि हमें हमारे सर्किट को सेफ पैसेज के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे अब नॉर्मल कंडीशंस को ये डिटेक्ट करके हमारे सर्किट में जो भी चीज़ें लगी होगी इक्विपमेंट्स उनको बचाता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है उनको।
अगर हम देखें नाउ-अ-डेज़ वी यूज़ एमसीबीज़ इन ए लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में हम इनको आज यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जहाँ पे लो होगी इंस्टेड ऑफ फ्यूज़ के बजाय अब हम ज़्यादातर एमसीबीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एमसीबी की रेटिंग सबसे लो है 1 एम्पीयर तक। इनको हम उस जगह भी यूज़ करते हैं। अब फ्यूज़ की बजाय हम इन्हीं ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्यूज़ मे नॉट सेंस इट बट द मिनिएचर सर्किट डज़ इट इन मोर रिलायबल वे। फ्यूज़ से बेहतर है यही एमसीबी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेंस करता है फॉल्ट कंडीशन को और बहुत ही मुफीदा तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं। एमसीबी इज़ मच मोर सेंसिटिव टू ओवर करंट को ये फ्यूज़ की बजाय फ्यूज़ को जितना टाइम लगेगा मेल्ट होने में, उससे पहले ही एमसीबी सेंस करता है। सो दैट इज़ वाई हमें आज ज़्यादातर यूजेज एमसीबीज़ का ही दिखा होगा। घर में लगे होते हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर बहुत सारे एमसीबीज़। हर किसी रूम का अपना एमसीबी लगा होता है। बाहर मेन सर्किटरी बोर्ड पे दिखाता है कि ओवर करंट मत उस पूरे कमरे में हो रही हो। जब ओवर करंट फ्लो होगी तो उस कमरे का ही एमसीबी ट्रिप हो जाएगा और सर्किट ओपन हो जाएगा, तो हमारे कमरे का पावर चला जाता है, तो हम उस टाइम चिल्लाते हैं। तो वजह होती है क्योंकि हमने उस टाइम सेफ्टी इक्विपमेंट लगाया होता है एमसीबी। अगर हम एमसीबी के यहाँ पे वर्किंग देखें, ये देखिए वर्किंग एमसीबी की, ये एक अंदर का सर्किट होता है एमसीबी का। ये होती है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये लाइन वायर आती है। लाइन वायर यहाँ से हमें मतलब जो कि लाइन वायर है जहाँ से एक्चुअल करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इसके आगे यहाँ पे क्लोज्ड कंटैक्ट एक होता है पोर्शन मैग्नेटिक एलिमेंट, ये अंदर एमसीबी का इंटरनल सर्किट है। और यहाँ पे एक लैच होती है और ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है। यहाँ पे लोड लगा होता है एमसीबी के बाद। दैट मीन्स एमसीबी अगर आप देखोगे फिगर में नीचे ये है एमसीबी। अगर आप देखोगे घर में इसको दो साइड से तार लगी होती है, एक यहाँ से, एक सेकंड मैं इसको रिमूव करूँगा मैं, ये लाइव वायर आ रही है, यहाँ पे लाइव वायर आ रही है और यहाँ से न्यूट्रल जा रही है। न्यूट्रल किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का, हम ब्लैक ही बनाएंगे न्यूट्रल को। ये जा रही है, ये आ रही है लाइव। अगर आप देखोगे यहाँ पे यहाँ से लोड जुड़ा होगा, यहाँ से करंट आ रही होगी, यहाँ से लोड जुड़ा होगा। इसके बाद तो यहाँ से जब करंट आएगी एमसीबी की रेटिंग होगी अपनी। फॉर एग्जांपल ये 2 एम्पियर का एमसीबी होगा, दैट मीन्स सिर्फ 2 एम्पियर की करंट इसमें पास होगी। अगर इन केस 3 एम्पियर करंट आई तो एमसीबी अभी यहाँ पे क्लोज है। ये क्लोज मीन्स यहाँ पे सर्किट ये ओपन है, दैट मीन्स सर्किट यहाँ पे बंद है। तो एमसीबी का ये जो नॉब है ये ऊपर होगा, उस टाइम स्विच का नॉब ऊपर होगा जब नॉर्मल फ्लो ऑफ करंट हो रही हो। जो ही 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट आई, फॉर एग्जांपल 3 एम्पियर आई, 2 पॉइंट कुछ मतलब माइन्यूट 2.1 2.3 एम्पियर हुआ, तो ये जल्द ही ट्रिप हो जाएगा और स्विच क्लोज कर देगा। स्विच क्लोज मीन्स सर्किट ओपन हो जाएगा। उससे हमारा पूरा जो इक्विपमेंट्स हो गए उस जहाँ पे हमने ये यूज़ किया होगा ना एमसीबी, यानी कि उस सर्किट में जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए होंगे वो सेफली प्रोटेक्ट हो जाएंगे इस ओवरफ्लो करंट से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फंक्शन कैसे होती है, जब ही लाइन में हाई वोल्टेज आएगा, हाई करंट आएगी, ये लैच एक हुक होता है, आपने देखा होगा हुक लगा होता है घर में भी, हम टांग देते हैं किसी चीज़ के ऊपर, हुक होता है। ये लैच एक्चुअल में हुक होता है। जब भी ओवर करंट फ्लो हो जाएगी ना, ये वायर यहाँ से इस वायर से ओवर करंट फ्लो हो जाएगी। बाई मेटेलिक स्ट्रिप इतनी सेंसिटिव है, जल्दी इसमें क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट जो ही हो जाएगी यहाँ पर टिल्ट हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं एंगल पे यहाँ पे टिल्ट हो रही है। टिल्ट होके ये इसको धक्का देगी इस लैच को, लैच ये हुक्के से बाहर आ जाएगी यहाँ पे। उसकी वजह से ये जो कंटैक्ट्स अभी क्लोज थे, ये जो लैच बंद था जिसको हम हुक्का बोलते हैं, ये जो बंद था अभी, तो वो खुद ही ओपन हो जाएगा। जो ही ये डाउन आ जाएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगी दोनों, दैट मीन्स सर्किट ओपन हो जाएगा। ये ट्रिप एमसीबी ट्रिप करेगा नीचे, दैट मीन्स सर्किट ओपन हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा और हमारे इक्विपमेंट सेफ होंगे। वही मैंने लिखा है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट ओवर करंट फ्लोज थ्रू एमसीबी मिनिएचर सर्किट बाई मेटेलिक स्ट्रिप हीट हो जाती है डिफ्लेक्शन की वजह से। जब वो बेंड हो जाती है वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप लैच को रिलीज करती है। लैच मीन्स वही हुक जो मैं अभी तक बोल रहा था, जिसपे हम घर में भी हमें लगे होते हैं दीवारों पे, जिसपे हम कपड़े टांगते हैं, उसी टाइप का हुक होता है ये, उसको लैच बोलते हैं। लैच काजेज एमसीबी को ये टर्म ऑफ करता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता है सर्किट में। इस प्रोसेस की हेल्प से हमारे एप्लियंसेस डिवाइसेस हजार्डस ओवरलोड करंट या ओवरलोड और करंट से बच जाती है। तो जब ये ट्रिप डाउन हो जाएगा, फिर हमें घर वाले बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा एमसीबी नीचे उतरा है, एमसीबी ट्रिप हो गया है, ज़रा इसको वापस रखो। फिर हम जो ओवरलोड अगर हमारे रूम में लगा होगा या ओवरफ्लो करंट हुई होगी, तो उसके बाद उसको हम दूर करके उस इशू को रिमूव करके फिर हम एमसीबी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फिर हमें उसको मैन्युअली ऑन करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है इन केस ओवरलोड और ओवर करंट जब होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीबी क्या मतलब दोनों टाइम मैन्युअली ऑन होता है या ऑटोमेटिकली? तो आपको याद रखना है ऑटोमेटिकली तब ये खुद ऑफ हो जाता है जब ओवरलोड या ओवर करंट होती है, और मैन्युअली तब होता है जब हमें ओपन फिर ऑन इसे दोबारा करना होता है।
सो इससे कंप्लीट हो जाता है हमारा एमसीबी। एमसीबी के बाद है ईएलसीबी। ईएलसीबी का मतलब क्या है? एर्थ लीकेज सर्किट, एर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये भी एक किस्म का एर्थ ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो हमको ओवरलोड और हाई करंट से बचाता है। ये कहाँ पे हमें लगा होता है? अर्थ का आपको समझ आया होगा, दैट मीन्स ग्राउंड वायर के ऊपर ये लगा होता है। ये ग्राउंड वायर के ऊपर लगा होता है ये ईएलसीबी। ईएलसीबी का क्या फंक्शन है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, मैं एक मोटर की बात करूंगा। आपने देखा होगा मोटर, घर में बहुत सभी को मोटर होता है जिससे हम, जो कि वाटर मोटर होता है, हमारे हमारे पास घर में वाटर मोटर लगा होता है, नीचे से हम पानी को ऊपर टंकी तक पहुंचाते हैं। अगर आप देखोगे उस मोटर के ऊपर जो आउटर केसिंग होती है वो मेटल की बनी होती है। कभी आपने देखा हो भाई समहाउ, कभी आपको उसके हाथ लगाने से वहाँ पे शॉक लगता है। जब आप हाथ लगाते हो तो आप बोलते हैं दैट मीन्स कि अंदर से वायर कट हुई है, जो उसकी बॉडी से लगी है, वहाँ से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का। जब आप उसको टच करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो शॉक लगता है आपको। तो उसकी वजह क्या होगी? ईएलसीबी उस टाइम यूज़ होता है अर्थ ग्राउंड में, उस टाइम यूज़ होता है ईएलसीबी अगर आपके इक्विपमेंट्स में 3 वायर्स होते हैं, न्यूट्रल, लाइव और ग्राउंड। अगर ग्राउंड को कट हुआ होगा, ईएलसीबी उस टाइम सेंस करेगा कि ग्राउंड वायर कट हुई है, एक्सेसिव करंट फ्लो हो रहा है ग्राउंड के थ्रू, उस टाइम ईएलसीबी यूज़ होता है। जब आप उस मतलब फॉर एग्जांपल उस मोटर के ऊपर हाथ लगाएंगे, अगर उस मोटर में न्यूट्रल कट हुई होगी, ये ग्राउंड वायर कट हुई होगी, तो इन केस के फॉल्ट आया, जब आप फॉल्ट आया तो मैंने आपको अभी बोला जब फॉल्ट आता है, एक्सेसिव फ्लो होता है, तो वो ग्राउंड के थ्रू अर्थ में जाता है। तो ये ईएलसीबी उसी ग्राउंड, दैट मीन्स ग्राउंड वायर के ऊपर ही लगा होता है। तो दैट मीन्स ये तभी ऑपरेट करेगा जब फॉल्ट आएगा, फिर वो ग्राउंड के थ्रू जाएगा, ईएलसीबी सेंस करेगा और सर्किट को ब्रेक करेगा। सो दैट मीन्स इसका आजकल यूज़ नहीं होता है, ये कम यूज़ होता है, ग्राउंड में लगेगा, ना कि ये न्यूट्रल और लाइव वायर पे लगा होता है। सिंपली आपको याद रखना है ईएलसीबी है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये अर्थ दैट मीन्स ग्राउंड वायर जो हमें अर्थ के साथ लगी होती है उस पर लगा होता है सर्किट ब्रेकर। इन केस यहाँ पे आप देखिए an earth leakage circuit also known as earth leakage circuit breaker or residual current device is a crucial electrical safety device। ये crucial electrical safety device है designed to protect people property from electrical faults and risks of electrical shocks। ये जो मैं आपको अभी तक बोल रहा था, इट ऑपरेट्स बाय मॉनिटरिंग, ये मॉनिटर करता है इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू ए सर्किट एंड डिटेक्टिंग एन इम्बैलेंस बिटवीन द करंट एंटरिंग एंड लीविंग द सर्किट, उसी सर्किट में जहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ईएलसीएस आर एसेंशियल इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में, ताकि हम प्रोटेक्ट करें इनको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से। दीज आर स्पेशली क्रूशियल इन डैम्प और वेट एनवायरनमेंट में ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वायर द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक लीकेज इज हाई बाय क्विकली डिस्कनेक्टिंग द पावर सप्लाई व्हेन इट इज फॉल्ट इज डिटेक्टेड। जब ये फॉल्ट को डिटेक्ट करता है, ये फॉल्ट को तब डिटेक्ट करेगा ये जब, क्योंकि ये हम ग्राउंड वायर पे लगा होता है, तब ये सर्किट को ब्रेक करेगा। इट प्लेज ए वाइटल एंड प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट एंड इंश्योरिंग सेफ्टी, इसकी वजह से सेफ्टी इंश्योर होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने लिखा है ईएलसीबी सर्किट ब्रेकर्स आर नो लॉन्गर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे हैव सेवरल लिमिटेशन। उनकी क्या लिमिटेशन? वन ऑफ द मेजर इशू इज ईएलसीबी रिलाइज ऑन डिटेक्टिंग वोल्टेज ऑन अर्थ वायर। ये उसी टाइम यूज़ होगा जब अर्थ वायर के थ्रू कोई अब नॉर्मल करंट फ्लो होगी, दैट मीन्स इसका यूज़ बहुत कम होता है। अर्थ वायर में तभी होगा करंट फ्लो जब फॉल्ट आएगा, तब ये ओपन करेगा। सो दैट इज़ वाई इसको हम कम ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी शेप ये कैसा होता है। इसके बाद है एमसीसीबी। एमसीबी जैसे अभी था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये उसके बदले दूसरा हम अब यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई करंट फ्लो करनी हो किसी सर्किट में, वहाँ पे हम एमसीसीबी का यूज़ करते हैं। इसका मतलब है मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि क्या करता है, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ये सब हम अभी तक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिंग डिवाइस ही पढ़ रहे हैं। अब एमसीसीबी का याद रखना, मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। ये क्यों मैं इस पर फोकस ज़्यादा डाल रहा हूँ, क्योंकि एसएसबी लेवल 2 में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। मॉड्यूलर सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी की डेफिनेशन बोलेगा। ये भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये भी सेंस करता है एक्सेसिव करंट सर्किट में फ्लो होगी तो ये ट्रिप कर जाएगा। अब इसकी क्या फंक्शन है वो आपने पिछली बार देखा, उसमें भी सेम फंक्शन ऐसी है जो एमसीबी में है। यहाँ पे आप देख सकते हो विद द करंट रेटिंग्स, इसकी करंट रेटिंग्स दैट मीन्स 2500 एम्पियर तक इसमें करंट हम फ्लो करा सकते हैं। दैट मीन्स ये हाई करंट के लिए यूज़ होता है। वहाँ पे हमने एमसीबी, अभी जब हमने एमसीबी की बात की वो 1 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक ही होता था मार्केट में अवेलेबल। ये 2500 तक अवेलेबल है। इन केस कहाँ पे 2500 तक, जब हम पीवी सिस्टम जो होते हैं ना, फोटोवोल्टिक सिस्टम, पैनल्स लगी होती है, बहुत बड़ी पैनल्स लगी होती है बिल्डिंग्स के ऊपर, जो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, प्रोडक्शन करता है, वहाँ पे हम एमसीबीज उन सर्किट्स में लगाते हैं एमसीसीबीज, क्योंकि वो वोल्टेज बहुत हाई हो सकती है, करंट बहुत हाई हो सकती है। इन केस उससे भी 2500 से भी हाई
प्रोड्यूस हुई, किसी दिन सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा है, उस टाइम पैनल्स ने डबल एनर्जी दी, तो सर्किट में हमें लगा था 2500 तक की, अब एम्पियर 2600 हुई, तब ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे इक्विपमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगा। MCCBs कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसीज, ये जो मैं अभी तक एक्सप्लेन कर रहा था यही इसमें लिखा है। इसके बाद अगर हम देखेंगे MCB यूजेज टेम्परेचर सेंसिटिविटी डिवाइस में टेम्परेचर सेंसिटिविटी डिवाइस होती है, जो ही टेम्परेचर आप हो जाएगा, जैसे कि फ्यूज़ में होता था या MCB में मेल्ट हो जाता था, जब टेम्परेचर ओवर करंट से वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप पिघल जाती थी, मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होता था और सर्किट ब्रेक हो जाता था। यहाँ पे भी ये करेगा, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस विथ करंट सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इसके अंदर होती है, जो कि ट्रिपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करके हमारे सर्किट को आइसोलेट करके प्रोटेक्शन करता है। MCCB क्या करता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट से, और स्विच को डिस्कनेक्ट करके हमारे सर्किट को सेफ रखता है, हमारे इक्विपमेंट्स को जो लगे होते हैं उस सर्किट में सेफ रखता है। अगर हम बात करें इसकी रेटिंग जनरल, जो नॉर्मल MCB होता है 10 एम्पियर्स टू 200 एम्पियर्स, जो मैंने ऊपर बोला 2500 एम्पियर्स वो फोटोवोल्टिक सिस्टम में होता है, जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। द रेटिंग करंट इज मैक्सिमम करंट दैट द सर्किट शुड ड्रा। MCBs आर प्राइमरी यूज्ड इन हैवी करंट सर्किट्स में यूज होते हैं। MCCBs दे आर कॉमनली यूज्ड इन हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज में ये यूज होते हैं। इनको आपने कहीं घर पे कभी नहीं देखा होगा, आपने MCCB लगा होगा, घर में अक्सर MCB यूज होता है। MCCBs बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। इसकी बात है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अर्थ जो ELCB पढ़ा ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वो अर्थ वायर के ऊपर लगा होगा, जब अर्थ वायर में एक्सेसिव करंट फ्लो होगा या किसी जगह वो कट हुई होगी, तब ही ELCB यूज होता था, वो सर्किट को डिटैच करके और हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करता था और हमें भी प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम शॉक से। RCCB का मतलब है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ये एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस करंट सेंसिंग डिवाइस, ये करंट को सेंस करता है ऑटोमेटिकली और सर्किट को डिस्कनेक्ट करता है जब फॉल्ट आकर हो या करंट एक्सीड हो, इसकी जो सेंसिटिविटी लेवल होगी उससे ज़्यादा होगी करंट, तब ये ब्रेक करता है सर्किट को। इसमें क्या होता है मैं सिंपली आपको समझाऊंगा। अभी तक आपने देखा ग्राउंड वायर पे हमने ELCB लगाया था, ये RCCB हम लाइव वायर पे लगाते हैं। लाइव वायर पे ये लगाते हैं अगर किसी जगह आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लाइव वायर कट हुई होगी, जब ये आपने टच किया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं मोटर की फिर से बात करूंगा, अब मोटर में लाइव वायर कट हुई है अंदर से, जब आपने टच किया तो आपको शॉक लगा, तो दैट मीन्स कि आपको शॉक लगा, ज़्यादा शॉक नहीं लगता है, वो थोड़ा सा वो प्रिक टाइप का शॉक लगता है। अगर आप घर में कभी नलकों को भी हाथ लगाएंगे ना तो बीच में शॉक लगता है, तो वजह क्या होती है, उसमें कट हुआ होता है लाइव वायर किसी जगह और वो पाथ करता है करंट वही फॉलो जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। तो इन केस मेटल केसिंग जो आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर लगी हो, अब लाइव वायर टच हुई है तो आपको शॉक लगता है, तो उसको हम सेंस करने के लिए, उससे हमें बचाने के लिए हम RCCB का यूज़ करते हैं। RCCB बहुत लो से लो करंट, माइन्यूट करंट को सेंस करके सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमें उस शॉक, उस फॉल्टी कंडीशन से हमें प्रोटेक्ट करता है और हम इंसानों को और जानवरों को भी उससे सेफ रखता है। RCCB का यही काम होता है, ये लाइव वायर पे लगा होता है, ये इम्बैलेंस देखता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में करंट इक्वली फ्लो जब होगा तब ये सेंस कुछ नहीं करेगा। जब इम्बैलेंस होगा ना लाइव वायर से, फॉर एग्जांपल ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है, अब ये कनेक्ट है यहाँ पे इक्विपमेंट कोई, लाइव वायर से आई 30 एम्पियर और यहाँ पे कट लगा है, ये अब ड्रा कर रहा है 32 एम्पियर, 2 एम्पियर इसका लॉस हो रहा है, ये किसी इक्विपमेंट इसकी केसिंग के थ्रू, जो उसकी ऊपर प्रोटेक्टिव केसिंग है मेटल की, उसके थ्रू 2 एम्पियर लॉस होता है। बट जो लोड खींच रहा है, लोड 30 एम्पियर खींच रहा है, फॉर एग्जांपल लोड 30 एम्पियर खींच रहा है। अब यहाँ पे लाइव वायर कट हुई है, तब ये जो अब एक्स्ट्रा ये 2 एम्पियर ड्रा करेगा, वो 2 एम्पियर मेटल केसिंग से लूज हो रही है, बट लोड जब वापस देगा ये सिर्फ देगा कितना आ रहा था, लाइव वायर सेंस कर रही थी 32, क्योंकि लाइव वायर पे ही लगा होगा हमें RCCB के थ्रू जाएगी 32, बट न्यूट्रल के थ्रू आएगी 30। अब इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जा रही है 32, आ रही है 30, ये दो जो लॉस हो रही है वो मेटल केसिंग के थ्रू, तो तभी ये ट्रिप हो जाएगा और इस सर्किट को डिस्कनेक्ट करेगा और इससे हमारा इक्विपमेंट सेफ रहेगा। ये होता है RCCB की फंक्शन। ये यहाँ पे यही लिखा है, आप पढ़िए, मैं इसको क्विकली क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें ये कंप्लीट करना है आज के आज ही, शॉर्ट वीडियो बन जाए ताकि आपको भी जल्दी समझ आए। इसके बाद हम देखेंगे रेटिंग्स इसकी, अगर हम बात करें रेटिंग्स की, 30 मिली एम्पियर फॉर रेजिडेंस एंड 100 मिली एम्पियर, अभी तक एम्पियर की बात हो रही है, ये 30 एम्पियर तक, 30 मिली एम्पियर तक सेंस करता है RCCB जब हमारे पास फॉल्ट कंडीशन या सर्किट में लाइव वायर ब्रेक हुई होगी। ये भी MCB की तरफ शेप होती है, सिमिलर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिले।
रिले भी एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। एक्चुअली रिले एक सेंसर होता है, ये सेंस करता है अबनॉर्मल कंडीशन को। अबनॉर्मल कंडीशन मीन्स फॉल्ट कंडीशन पहले ही सर्किट में। ये खुद एक सेंसिंग डिवाइस है, ये सेंस करता है फॉल्टी कंडीशंस इन सर्किट। जब ये सेंस करेगा, ये इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा एमसीबी को, सर्किट ब्रेकर को। रिले अलग होता है डिवाइस, ये सेंस करेगा फॉल्टी कंडीशन, दैट मीन्स अबनॉर्मल कंडीशन। ये खुद मैसेज करेगा एमसीबी को, ट्रिप हो जाओ, क्योंकि सर्किट में अबनॉर्मल कंडीशन मीन्स हाई करंट हो रही है क्या, या ओवरलोड हो रहा है। ये खुद एक सेंसिंग डिवाइस है, ये खुद ट्रिप नहीं हो जाता है, बल्कि ये एमसीबी को इन्फॉर्मेशन देता है ट्रिप हो जाओ। तो एमसीबी उसकी वजह से ट्रिप होके हमारे स्विचिंग, हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है रिलेज आर स्विचिंग डिवाइसेस दैट ओपन एंड क्लोज सर्किट। सर्किट को ये ओपन और क्लोज करवाते हैं, किसकी वजह से, सेंस करते हैं अबनॉर्मल कंडीशन और इन्फॉर्मेशन देते हैं एमसीबी को, इलेक्ट्रॉनिकली या ये इलेक्ट्रोमैकेनिकली यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। अगर हम बात करें, रिले कंट्रोल्स वन इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन अनदर सर्किट। क्या होता है, ये जब प्रोटेक्ट करता है, अगर ओवर फॉल्ट कंडीशन हो, सेंस की इसने एमसीबी को बोलेगा, ये ओपन कर देगा कंटैक्टर्स को। जब कंटैक्टर्स ओपन हो जाएंगे, जब कंटैक्टर्स ओपन हो जाएंगे तो करंट फ्लो नहीं हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे टू सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कंटैक्टर्स होते हैं रिले में। एक होता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन होती है। व्हाट डज नॉर्मली ओपन मीन्स, एनओ मीन्स मेक कंटैक्ट, उस टाइम ये नॉर्मल होगा, मतलब उस टाइम रिले में नॉर्मल करंट फ्लो होगी, उस टाइम ये सेंस कुछ नहीं करेगा, उस टाइम क्लोज होगा, ऐसे कॉन्टैक्ट्स क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट मानिए, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, रिले यहाँ पे ऑपरेट है। यहाँ पे नॉर्मली ओपन मीन्स सर्किट, दैट मीन्स सर्किट ही क्लोज है। ये वहाँ पे नहीं समझना कि स्विच ऑफ मीन्स सर्किट ओपन। यहाँ पे नॉर्मल ओपन मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ओवरफ्लो दैट मीन्स अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, करंट ठीक फ्लो हो रहा है जितना रिक्वायर्ड था सर्किट में। दिस मीन्स व्हेन देयर इज ए वोल्टेज द कंटैक्ट इज क्लोज एंड अलाउज करंट टू फ्लो थ्रू। वोल्टेज ठीक चल रही है, कंटैक्ट इज क्लोज है और कंडीशन नॉर्मल है, और इसमें रिले एनर्जाइज्ड है, रिले में फुल्ली वोल्टेज है, और रिले में जितनी वोल्टेज चाहिए नॉर्मल कंडीशन में वो फ्लो हो रही है। नॉर्मली क्लोज्ड मीन्स तब हो जाएगा सर, तो उस टाइम ये ब्रेक करेगा कंटैक्टर्स को। नॉर्मली क्लोज्ड मीन्स दो कंडीशन है, नॉर्मली ओपन का मतलब है सर्किट ठीक है, नॉर्मली क्लोज का मतलब है, ये नहीं समझना कि ओपन का मतलब है सर्किट ओपन है। नॉर्मली ओपन का मतलब है उस टाइम ठीक तरीके से रिले चल रहा है, कोई फॉल्टी कंडीशन नहीं है। नॉर्मली क्लोज का मतलब यहाँ पे उल्टा मीनिंग है, नॉर्मली क्लोज का मतलब है सर्किट ब्रेक है, रिले ने सेंस किया है अब नॉर्मल कंडीशन को, एमसीबी को बोला है सर्किट को ट्रिप करो, कंटैक्टर्स ओपन हो जाएंगे और रिले एनर्जाइज्ड यहाँ पे नहीं होगा उस टाइम। सो होपफुली आपको ये पोर्शन भी समझ आया होगा। हमारे पास रिले की बहुत टाइप्स है, एक ही इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, सॉलिड स्टेट रिले, टाइम डिले रिले, थर्मल रिले और रीड रिले। ये हमारे पास 5 टाइप के रिले हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, उसमें मैकेनिकल कंपोनेंट यूज़ होते हैं, एक कॉइल और कॉन्टैक्ट होते हैं, सेट एक कॉइल और कॉन्टैक्ट होते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले में एक कॉइल और सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सॉलिड स्टेट रिले सेमीकंडक्टर से बना होता है, ये फास्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है और बहुत रिलायबल होता है। टाइम डिले रिले होता है, ये सिग्नल को सेंस करके थोड़ा सा एक मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद एक्टिवेट होता है, इसको हम बोलते हैं टाइम डिले रिले। थर्मल रिले होता है तब उस सर्किट में यूज़ जहाँ पे ओवर हीटिंग हो, याद रखने ना, थर्मल रिले ओवर हीटिंग सर्किट में जब हो तब यूज़ होता है, उसी चीज़ में यूज़ होता है जहाँ पे हीटिंग ज़्यादा हो। तो रीड रिले सबसे फास्टेस्ट है आइसोलेशन में, याद रख लेना रीड रिले। इसमें यूज़ होता है पीआर ऑफ रीड स्विच। रीड स्विच में क्या होता है, स्विच में अंदर थिन मेटेलिक स्ट्रिप्स होती है जो लो पावर पे यूज़ होती है, लो पावर पे यूज़ होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो जल्दी ही सेंस करती है, वो रिले रीड रिले सेंस करता है, जल्दी ही एबनॉर्मल कंडीशन और ट्रिप हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रीड रिले। इसके बाद है हमारे पास अर्थिंग, जो कि अर्थ वायर अभी हमने पढ़ी, इनकेस हमारे घर में लगी होती है, एंटीना से कनेक्ट होती है, बड़ी लाइन होती है टावर घर में, उससे एक लाइन आती है, और अंदर के इक्विपमेंट्स में भी जो ग्राउंड वायर होती है वो भी मेन वायर से कनेक्ट होके फिर हमारे, अगर ये एक हमारे पास मकान है, ये आप मकान मानिए एक होम है, इसके ऊपर जस्ट ए सेकंड, इसके ऊपर एक ये एक पोल होगा, इससे कनेक्ट होगी एक ग्राउंड, ताकि अगर इन केस के लाइटनिंग हो, एक्सेस जो लाइटिंग हो, डिस्चार्ज हो आसमान से, तो वो घर के ऊपर ना पड़े, इसी वायर कंडक्टर के थ्रू जो हमें रॉड लगी होती है मकान के ऊपर, इसके थ्रू जाए और ग्राउंड में डिस्चार्ज हो। और अंदर जो इक्विपमेंट इस मकान में लगे होंगे, इस हाउस में लगे होंगे, उनका भी ग्राउंड जो अर्थ है वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगा। इन केस के हमारे पास जो सप्लाई आ रही है, फॉल्ट हाई करंट आई, वो इसी ग्राउंड के थ्रू कनेक्ट होकर अर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अर्थ होता है लोएस्ट न्यूट्रल पॉइंट जहाँ पे जीरो वोल्टेज हो। मैंने आपको समझाया था वोल्टेज, ईएमएफ और वोल्टेज मीन्स एक फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है और उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है। ये मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ वोल्टेज क्या होती है। अगर अर्थ में जीरो वोल्टेज है, दैट मीन्स अर्थ में कोई धक्का देने की फोर्स नहीं है। जब करंट आएगी, इलेक्ट्रिक करंट आएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज होगी, अर्थ में आएगी, तो वहाँ पे कोई दूसरा फोर्स नहीं, इनको धक्का देगा वापस जाओ आप लाइन में। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे वोल्टेज जीरो है, तो ये प्रेफर करेगा। और अर्थ में रेजिस्टेंस
बहुत कम होती है इस ग्राउंड लाइन में रेजिस्टेंस, इस ग्राउंड लाइन में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। जो ये कनेक्ट होती है ना ये लाइन, इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है करंट ज़्यादा फ्लो होती है, उसी के थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो होती है। और ये इस वायर की हमने बहुत सा कम रेजिस्टेंस रखी होती है वो, और ऊपर से हम इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे इक्विपमेंट सेफ रहे जब भी कोई एबनॉर्मल कंडीशन में हाई फॉल्ट करंट हो या ओवरलोड हो। तो ये होती है अर्थिंग, इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड और अर्थिंग। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिकल, प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सिस्टम या इक्विपमेंट्स टू द ग्राउंड अर्थ के साथ ताकि इंश्योर करे सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इमीडिएटली डिस्चार्ज हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेसिव अर्थ में टू द अर्थ डायरेक्टली थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर। लो रेजिस्टेंस वायर मीन्स यही ग्राउंड वायर, अर्थिंग मीन्स एक ग्राउंड वायर कनेक्ट होती है, इसके थ्रू ये हाई करंट फ्लो होकर अर्थ में डिस्चार्ज हो। तो अब हम देखेंगे वर्किंग कैसी होती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम इक्विपमेंट्स कनेक्ट होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो मैंने आपको वर्किंग इसकी समझाई। एक मकान के ऊपर एक पोल लगा होता है, मेटेलिक रॉड पायलट इज ड्रोन इनटू ग्राउंड। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड टू मेटेलिक रॉड और पायलट होता है ग्राउंड के अंदर। जब हम रॉड, ऐसे मकान के ऊपर भी एक रॉड होता है, और जो ये रॉड कनेक्ट होती है ग्राउंड में भी एक मेटल रॉड होता है, इलेक्ट्रोड होता है, जिसके थ्रू ये एब्सेसिव करंट आएगा और ये ग्राउंड में चला जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये इसी रॉड की बात कर रहे हैं कि मेटल रॉड, जो ये मेटल रॉड और प्लेट है, ये ग्राउंड में हम यहाँ पे लगाते हैं। दिस क्रिएट्स ए लो रेजिस्टेंस पाथ, ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाती है। अगर हमारे पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इनटू अर्थ, ये एक लो रेजिस्टेंस पाथ बनाती है जो कि एक्सेसिव फॉल्टी कंडीशन में या ऊपर से या ड्यूरिंग लाइटनिंग करंट आए या अर्थ जो या इक्विपमेंट्स में जो कि हमारे पास सप्लाई होती है घर के लिए, उसके थ्रू अगर कोई एबनॉर्मल करंट आएगी वो इस लो रेजिस्टेंस के थ्रू पास होकर इस मेटल स्ट्रिप में पहुंचेगी और डिस्चार्ज हो जाएगी अर्थ में। यहाँ पे देखिए, इफ ए लाइव वायर गेट्स डिस्कनेक्टेड और टचेस ए मेटल बॉडी विथ विच इज कंडक्टिव, मेटल बॉडी के साथ टच हो जो कि कंडक्टिव नेचर है, द करंट ट्राइज टू फ्लो द बॉडी थ्रू द बॉडी, करंट हमेशा उसी चीज़ से फ्लो होगी जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, याद रख लेना। क्योंकि हमें अक्सर क्यों शॉक लगता है, आपको जब आप टच करते हैं ना किसी इक्विपमेंट में, अगर उसमें कोई कट लगा होता है तो हमें शॉक क्यों लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी में लो रेजिस्टेंस होती है। इसी वजह से करंट हमें ही चूज़ करता है कि मैं जल्दी से इस बंदे के थ्रू पास होकर ग्राउंड में डिस्चार्ज हो, तो इसीलिए हमें शॉक लगता है क्योंकि हमारे पास हमारी बॉडी में लो रेजिस्टेंस होती है। तो करंट ट्राइज टू फ्लो थ्रू द बॉडी, द अर्थिंग सिस्टम क्या करता है, ये अल्टरनेटिव लो रेजिस्टेंस पास प्रोवाइड करता है उस फॉल्टी करंट को, ताकि हमें ना शॉक लगे वो, बल्कि उस रेजिस्टेंस उस अर्थ वायर के थ्रू जाए जहाँ पे लो रेजिस्टेंस हो, उससे हम भी सेफ रहते हैं और पूरा एनवायरनमेंट सेफ रहता है और उसमें जो इंसान और जानवर वो दोनों सेफ रहते हैं। अर्थिंग सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है अर्थ इलेक्ट्रोड, दूसरा है अर्थिंग कंडक्टर और तीसरा है अर्थ पेट। ये 3 पॉइंट है, अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थिंग कंडक्टर, वही जो मैं अभी बोल रहा था। देखो क्या इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक हाउस है, इसके पास एक वायर आ रही है, ये है अर्थिंग कंडक्टर, और नीचे जब ये पीठ हम गड्ढे को खोदते हैं उसके अंदर ये अर्थ और इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दूसरा पार्ट है इसका। एक पार्ट है अर्थ इलेक्ट्रोड ये वाला, दूसरा है ये पीठ जो हमने गड्ढा खोदा, और ये वायर जो कि लो रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू फॉल्टी करंट आएगी। ये 3 इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, आप खुद भी पढ़िए। ए मेटल रॉड प्लेट और मैश बरीड इन द ग्राउंड, अर्थ कंडक्टर में ए वायर दैट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिस्टम और अप्लायंस टू द अर्थ इलेक्ट्रोड। इसके बाद इलेक्ट्रिक पीट ए होल और स्पेस वायर द अर्थ इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड एंड कनेक्टेड टू ए सिस्टम। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ अर्थिंग मैंने लाया है, कितने टाइप्स ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने लाए हैं, आप देखिए इसी को। जब हम बात करेंगे पाइप अर्थिंग की, पाइप अर्थिंग एक टाइप का ऐसी टाइप की अर्थिंग है जहाँ पे हम एक पीट दैट मीन्स उस गड्ढे को खोदते हैं, वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड को इंस्टॉल करते हैं। अगर आप देखोगे फिगर में, ये इलेक्ट्रोड है, जो ये वाला इलेक्ट्रोड, ये एक परफोरेटेड होता है जिसमें होल होते हैं और कुछ हैजेस होती है। इस टाइप का इलेक्ट्रोड हम अर्थ में ज़मीन में धंसा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पाइप अर्थिंग में एक रॉड हम लगा लेते हैं, एक पाइप लगा लेते हैं जिसके होल्स हो और कुछ हैजेस हो उसमें। तो इसको हम ज़मीन के अंदर धंसाते हैं उस इलेक्ट्रोड को, और उसके आसपास हम अल्टरनेटिव लेयर, दैट मीन्स एक लेयर कोल की लगाती है, और कोल मीन्स कोक ही, उसकी अल्टरनेटिव लेयर्स लगाते हैं, कोक फिर साल्ट फिर कोक फिर साल्ट। याद रख लेना, अर्थिंग जब हम करते हैं नीचे इलेक्ट्रोड के पास हम कोल और साल्ट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इससे कनेक्ट करते हैं हम अर्थ वायर जिसके थ्रू एक्सेसिव करंट आएगा। और ये इलेक्ट्रोड है और ये ऊपर फनल है, फनल यूज़ होता है ताकि मेंटेन करे, इसके थ्रू हम कुछ मटेरियल्स का यूज़ करके इसकी रेजिस्टिविटी, अर्थ की रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, लो रेजिस्टेंस को मेंटेन करते हैं ताकि लो रेजिस्टेंस हो रखे इसको और इलेक्ट्रिक करंट का डिस्चार्ज ज़्यादा हो। ये एक अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप है, ये ऊपर ये जो ये पोर्शन है
ये वाला पोर्शन, ये एक पाइप है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप। अगर हम देखेंगे पाइप अर्थिंग में डेप्थ डिपेंड्स ऑन द सॉइल कंडीशन, कितना आपको खोदना है ये डिपेंड करेगा सॉइल कंडीशन का। बट मेनली जितना हम अर्थ पाइपिंग में क्या करते हैं, लेंथ ऑफ पाइप शुड बी एट लीस्ट कम से कम 2.5 मीटर तक होना चाहिए, 2.5, और डायमीटर 30 mm टू 75 mm। ज़्यादा याद रख लेना, अर्थ पाइप में लेंथ जो पाइप की होती है एटलीस्ट 2.5 mm होनी चाहिए। वर्टिकली ये हम इंस्टॉल करते हैं। और जो पाइप जनरली यहाँ पे यूज़ होती है वो होती है हॉलो GI रॉड। हॉलो अंदर से खाली होती है। GI रॉड मीन्स गैल्वनाइजर, जिसके ऊपर जिंक की कोटिंग की होगी। गैल्वनाइजेशन आपने पढ़ा होगा। गैल्वनाइजेशन मीन्स जब हम जिंक की कोटिंग किसी आयरन के ऊपर करते हैं उस टाइम हम उसको उस प्रोसेस को गैल्वनाइजेशन कहते हैं। रेजिस्टेंस रेगुलेटेड बाय, इसकी रेजिस्टेंस हम रेगुलेट करते हैं बाय एडिंग साल्ट एंड वाटर। याद रख लेना, पाइप अर्थिंग में हम रेजिस्टेंस रेगुलेट करते हैं एडिंग साल्ट एंड वाटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉलो और GI रॉड हम यूज़ करते हैं पाइप अर्थिंग में, और 2.5 मीटर तक हम इस गड्ढे में पाइप लगाते हैं। वही जितनी लंबी पाइप होगी उतना ही गड्ढा होगा लंबा। ऊपर अब देख रहे हो ये फनल जो यहाँ पे यूज़ होती है, इसी के थ्रू हम साल्ट और वाटर को ऐड करते हैं ताकि मेंटेन करें इसकी रेजिस्टेंस। इसके बाद है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में गैल्वनाइज्ड आयरन प्लेट और कॉपर प्लेट हम लाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसके नीचे हम इलेक्ट्रोड रखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखा है हमने, इलेक्ट्रोड के बाद यहाँ पे कनेक्ट हुई है अंदर से वायर इसके पाइप के थ्रू। 12.5 mm ये पाइप अर्थ है, इसके थ्रू यहाँ पे भी इसके आसपास पहले नीचे सैंड लेयर, यहाँ पे प्लेट अर्थिंग में पहले सैंड लेयर होती है, फिर कोल और साल्ट की लेयर्स आती है। प्लेट डेप्थ इज नॉट मोर देन, प्लेट को हम 3 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं डालते, या यानी कि 10 फुट से ज़्यादा नीचे गड्ढा हम नहीं खोदते, 10 फुट तक खोदते हैं। 3 मीटर तक, या 3 मीटर से 2.8 मीटर है, बट 3 मीटर से आगे हम इसे नहीं खोदते हैं। सबसे कॉस्टली मेथड यही होता है, इसे हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ये भी वर्टिकली हम यूज़ करते हैं, वर्टिकली गड्ढे को खोदते हैं। ऊपर है फनल, उसमें कोल साल्ट वाटर ऐड करके मेंटेन करेंगे हम रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ। इसके बाद है स्ट्रिप अर्थिंग, जिसे हम वायर अर्थिंग भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये नहीं है, इसके बाद जो रॉड अर्थिंग है ये यूज़ होती है। अगर हम बात करें स्ट्रिप अर्थिंग और वायर अर्थिंग की, गैल्वनाइज्ड स्ट्रिप इज यूज्ड, इसमें गैल्वनाइज्ड स्ट्रिप यूज़ होती है जिसका डायमीटर होता है 6 mm। यहाँ पे हम ट्रेंच को आधा मीटर खोदते हैं, 0.5 मीटर, दैट मीन्स 1.75 फुट तक इस गड्ढे को खोदते हैं, जहाँ पे हम सीधी स्ट्रिप लगाते हैं, अर्थ स्ट्रिप, यही गैल्वनाइज्ड कंडक्टर स्ट्रिप। जो फिर ऊपर कंडक्टर वायर यूज़ होती है उसके साथ ये स्ट्रिप लगाएंगे, उसके साथ ग्राउंड वायर, ये अर्थ वायर कंडक्टर होगी एक्सेसिव फॉल्ट के लिए, ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए इसी में। फिर रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग सबसे कॉमनली घरों में यूज़ होता है। इसमें क्या करते हैं, एक कॉपर रॉड को लगाते हैं और उसको सीधे ड्रिवन इनटू ग्राउंड में हथौड़ों से हमर से हम मार के उसको नीचे करते हैं ग्राउंड में। जब ये फुल हो जाएगी, जितनी भी आपने लाई होगी लेंथ रॉड की, अक्सर हम 2.5 मीटर की रॉड लाते हैं, 2.5, 8 फीट, अराउंड 8 फीट तक हम लाते हैं। उस रॉड को हम सीधे ग्राउंड में वर्टिकली नीचे लाते हैं। उसके ऊपर हम एक गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप लगाते हैं कॉपर रॉड के ऊपर, फिर हम लगाते हैं गैल्वनाइज्ड स्टील पाइप उस कॉपर रॉड के ऊपर। तो इससे होती है हमारी ग्राउंड वायरिंग। 2.5 mm तक मीटर तक होती है ये पाइप, उससे ज़्यादा नहीं। यूजुअली हम इसी डेप्थ तक लेते हैं। मोस्ट कॉमनली रॉड अर्थिंग ही होती है। अर्थिंग इससे कंप्लीट हो जाता है हमारा अर्थिंग पोर्शन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है मीगर। मीगर क्या होता है? नव अगर हम बात करें मीगर की, इसको हम मेगा ओहम मीटर भी कहते हैं। मेगा ओहम मीटर, याद रखना, मीगर को मेगा ओहम मीटर भी कहा जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस। किसकी रेजिस्टेंस से मेजर करता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस से मेजर करता है। अब आप समझ लीजिए, जो आपके घर में एक वायर होती है, वायर के अंदर एक कंडक्टर होता है, ठीक है, ये एक वायर का कंडक्टर है। वायर के ऊपर होती है काली लेयर, इंसुलेटिंग लेयर लगी होती है। आपने देखा होगा घर में वायर, आमतौर पे सभी को ये याद होगा। आगे अगर आपके आसपास अभी लेक्चर आप देख रहे हो, आपके आसपास कोई वायर है, देख लो, वायर के ऊपर ऐसी काली लेयर होगी, अंदर से होगी ये कंडक्टर। इसके ऊपर जो ये लेयर है ये एक रबर होती है, ये एक इंसुलेटर होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है। जो करंट अंदर फ्लो हो रही है इस कंडक्टर के थ्रू, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये एक रबर। ये रबर खुद इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर के थ्रू करंट पास नहीं होती क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, करंट को पास नहीं कराने देता। इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी उसको, जिससे हम मेजर करते हैं। अब हमें मेजर करनी पड़ती है उस इंसुलेटर की, वायर की, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस? बिकॉज डे बाई डे जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे, एक नेचुरल लॉ है, किसी चीज़ को आप यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे, एक टाइम आएगा आप एक स्क्रीन टूट जाएगा, कैमरा टूट जाएगा, फिर आप चेंज कर लोगे। इसी तरीके से गाड़ी यूज़ की एक टाइम आएगा आप उसे यूज़ करना बंद करोगे क्योंकि उसकी कंडीशन खत्म होगी। दैट मीन्स उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, लॉस हो रही है। अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, डेप्रिसिएट हो रहा है। यूजेज से हमें उस चीज़ की वैल्यू कम कम होती है। यही काम होता है जब हम एक वायर को बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे किसी इक्विपमेंट में, तो वायर को आप देखोगे उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है कमज़ोर हुई होती है, वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, वो स्ट्रांग नहीं होती है, पूरे सॉलिड नहीं होती है।
तो उसी के लिए हमें एक मेगर यूज़ करती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, उसकी उस इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेजर करता है ताकि हम अपने डिवाइसेस को सेफ रखें, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ लगे। इसमें दो चीज़ें होती है, मैं मीगर मीगर में सो हम बात कर रहे थे मीगर वायरिंग की। मीगर की एक वही डिवाइस है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें दो कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक है वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टमीटर। ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट याद रख लेना। मीगर में है वोल्टेज सोर्स और वोल्टमीटर। ये एक हैंड ड्रिवन जनरेटर और इसमें होता है वोल्टेज सोर्स कौन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है, ये ऐसे इस तरीके से एक डिवाइस होती है। यहाँ पे इसके ऊपर लगा होता है मीटर डिफ्लेक्शन नीडल। इसके ऊपर एक जस्ट ए सेकंड में किसी और जगह ये बना लूँगा, मैं इसको रब करूँगा। मैं यहाँ पे मैं इसको लाऊँगा। देखो ये एक ऐसी डिवाइस होती है मीगर एक ऐसी, यहाँ पे इसको हैंडल लगी होती है, मैनुअल हैंडल, एक मैनुअल। यहाँ पे स्क्रीन होता है, यहाँ पे ऐसे होता है इसको, ये डिफ्लेक्शन नीडल, और यहाँ पे होती है स्विच कुछ जिसके साथ हम कनेक्ट करेंगे इस वायर को जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मेजर करनी हो। ये देखिए, ये जो हैंडल होती है ये एक्चुअली एक हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है। इस मीगर में हमें ये मैनुअल होता है, ये मीगर मैनुअल होता है। इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं वायर्स को, मैनुअल होता है ये। हमें अगर हमें किसी वायर की रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा, उस वायर की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा, तो इसको हम कंपैरिजन मेथड में यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन यूज़ होता है। क्या, जैसे आपने बजट में पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में, हम बजट को बनाते हैं, पहले ही हम फ्यूचर में देखते हैं हमें कितने खर्चे होंगे, क्या होंगे, कौन सी एक्शंस हम अप्लाई करेंगे, वो हम पहले ही डिटरमाइन करते हैं। फिर जो उस ईयर में जो हमने बजट बोला हम ये चीज़ें करेंगे, फिर हमने जो एक्चुअल में किया, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक्चुअल को हम कंपेयर करते हैं, जो हमने स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ पहले ही बना के रखी थी, हमने ये करना है, फिर हम एक्चुअल में देखते हैं करना क्या था, फिर हम उनको कंपेयर करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे हमें पहले ही अवेलेबल होती है, पहले ही फॉर एग्जांपल हमारे पास 500 वोल्ट होगी अवेलेबल यहाँ पे वोल्टेज। तो हम देखेंगे अब हम उस वोल्टेज को पास कराएंगे उस जो इंसुलेटर है, जो ये वायर के ऊपर इंसुलेटर है, उसके थ्रू पास कराएंगे। फिर हम देखेंगे इसमें ये इसको रजिस्टर कर पाता है या नहीं। ये 500 वोल्ट हम कहाँ से जनरेट करते हैं, इसी हैंड ड्रिवन जनरेटर से हम ये जनरेट करते हैं। ये 2500 तक वोल्टेज को जनरेट कर सकता है ये हैंड ड्रिवन जनरेटर। याद रख लेना, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, वोल्टेज सोर्स, वोल्टमीटर कैलिब्रेटेड होता है इन ओहम्स। ये ओहम्स में कैलिब्रेट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ओहम्स में ही मेजर होता है। ये वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टमीटर कैलिब्रेट होता है, दैट मीन इसकी रेटिंग होती है ओहम्स, किलो ओहम्स और मेगा ओहम्स में। अगर आप देखोगे वर्किंग प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज कंपेयर्ड विद नोन वैल्यू। हमारी रेजिस्टेंस के पहले ही नोन वैल्यू होते हैं इस मेगर में, तो ये फिर उनको कंपेयर करके मेजर करता है। और फिर देखा हमें ये तार चेंज करनी होगी या वही रखनी होगी, ये डिपेंड करेगा इसकी रेजिस्टेंस कितनी डिक्रीज या डिक्रीज हुई है सॉरी। अगर हम बात करेंगे फिर देखेंगे इस मीगर में, इसमें 3 कॉइल्स होते हैं। याद रख लेना, इसमें 3 कॉइल्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स और वोल्टमीटर। वोल्टेज सोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हैंड ड्रिवन जनरेटर, दैट इज परमानेंट डीसी सप्लाई। हम देखेंगे डीसी जनरेटर नीचे जब हम पढ़ेंगे इसे। और 3 कॉइल्स होती है, 2 प्रेशर कॉइल्स और 1 करंट कॉइल। प्रेशर कॉइल में क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, करंट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। और प्रेशर कॉइल को दूसरा हम कंट्रोल कॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है टॉर्क। प्रेशर कॉइल को हम कंट्रोल कॉइल भी बोलते हैं, ये क्यों, ये प्रोड्यूस करता है कंट्रोलिंग टॉर्क। ये वर्किंग में क्या होता है, इफ रेजिस्टेंस इंसुलेशन इज हाई। अगर हमने कोई तार की इंसुलेशन उठाई, अब हम इस इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर इसकी रेजिस्टेंस हाई हुई तब इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी इन्फिनिटी की तरफ, पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अगर इस तार की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस कम होगी तो ये 0 की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। याद रख लेना, 0 की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इसकी स्केल होती है बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी रेजिस्टेंस इक्विपमेंट की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस हाई है तब ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी। अगर रेजिस्टेंस लो है तो तब ये 0 की तरफ मूव करेंगी। याद रख लेना, सिर्फ स्केल है इसको 0 टू इन्फिनिटी। ये हम ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं, 60 सेकंड्स मैक्सिमम इसे यूज़ करते हैं। मेजर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, ज़्यादातर हम इसे हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। जो कि हमारी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन्स होती है, इंसुलेटेड केबल, उनके ऊपर जो इंसुलेशन होती है उसमें कितनी रेजिस्टेंस है वो हम मेजर करने के लिए मेगर और मेगा ओम टेस्टर को यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेगा ओम टेस्टर। इसके बाद है अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर एक स्पेशल टाइप का मेगर है, ये भी एक इंसुलेशन मेजर करने के लिए यूज़ होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बात किस वायर की, अर्थ की, ग्राउंड वायर की जो ऊपर इंसुलेशन होगी, क्योंकि ग्राउंड वायर के थ्रू भी हाई करंट फ्लो होता है, दो दैट मीन्स उसके ऊपर इंसुलेशन, नॉर्मल इंसुलेशन हमें नहीं चाहिए, हाई रेजिस्टिव इंसुलेशन चाहिए ताकि प्रोटेक्ट हम भी रहे। ग्राउंड में जो कनेक्ट हुई वायर, तो ये सिर्फ ओनली डीसी पे वर्क कर रहा है, वो बोथ एसी और डीसी पे वर्क करता है
मेकर दोनों कंडीशन में वर्क करता है। ये सिर्फ डीसी पे वर्क करता है, डायरेक्ट करंट पे। स्पेशल टाइप, इट इज इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस यूज टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ की ये रेजिस्टेंस फाइंड करता है। इसमें कितनी चीज़ें होते हैं, इसमें भी हैंड ड्रोन जनरेटर होता है इसमें, और एक चीज़ होता है रेक्टिफायर और रोटेटिंग करंट रिवर्सर होता है इसमें। रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये डीसी पे ही काम करता है। हमारे पास एसी करंट फ्लो होती है और हमने एसी करंट के मुताबिक ही रेजिस्टेंस बनाई होती है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी रेजिस्टेंस। तो ये डीसी पे वर्क करता है। जब हम एसी फ्लो कराएंगे तो हमें इसको ये टेस्टर तभी वर्क करेगा जब इसमें डीसी होगी। सो रेक्टिफायर इसके अंदर लगा होता है, रेक्टिफायर डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को डीसी में। सो ये जनरेटर को डीसी प्रोवाइड करता है, और उसके बाद होता है रोटेटिंग करंट रिवर्स, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है वापस सप्लाई में, फिर हमें ये सप्लाई देता है। सप्लाइंग मेजरिंग, इससे क्या होता है, जब ये रोटेटिंग करंट रिवर्सर डीसी को एसी में करता है, फिर जब हम वापस सप्लाई देते हैं इसमें, तो सप्लाइंग मेजर्स द अर्थ रेजिस्टेंस, द अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्यू टू द बैक ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल आर एलिमिनेटेड। इसकी वजह से जो ये एसी में रिवर्स करंट क्यों ये बनाता है डीसी को वापस एसी में, कुछ बैक ईएमएफ का इशू आता है सप्लाई में, अर्थ रेजिस्टेंस वायर में बैक ईएमएफ का इशू आता है, उसको ये एलिमिनेट करता है। कौन, ये करंट रिवर्सर, ये डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करता है, और उससे सॉइल में जो ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने की गुंजाइश होती है उसको ये एलिमिनेट करता है। मैंने आपको अभी बोला था अर्थ में ईएमएफ दैट मीन्स वोल्टेज नहीं होती है। अगर एनी हाउ वोल्टेज वहाँ पे जनरेट हुई, वो एक अनडिजायरेबल कंडीशन है, उसको ओवरकम करने के लिए यही रिवर्स करंट यूज़ होता है। रिवर्स करंट, रोटेटिंग करंट रिवर्सर याद रख लेना। और पीपीएमसी हमें मेजर करता है रेजिस्टेंस, इसका जो पीपीएमसी है टेस्टर का जो ऊपर ये डिवाइस होती है पीपीएमसी, ये मेजर करता है रेजिस्टेंस को। और इससे कंप्लीट हो जाता है हमें हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम बात करेंगे स्टार्टर, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर की। सो अब हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर की। 3 फेज इंडक्शन मोटर ये एक एसी मोटर है जो कि अल्टरनेट करंट पे चलता है, अल्टरनेटिव करंट पे चलता है। इस टाइप ऑफ करंट को हम बोलते हैं एसी करंट, जो एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म में फ्लो होगी करंट, उस करंट को हम एसी करंट बोलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर एसी मोटर है, तो याद रख लेना 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ए एसी मोटर। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर पार्ट, दूसरा होता है रोटर। एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। अब हम देखेंगे स्टेटर की क्या फंक्शन है और रोटर की क्या फंक्शन है। इसमें थोड़े से कंसेप्ट लगेंगे जो कि आपने पढ़ा है, फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंजेस लॉ, उसका यूज़ यहाँ पे होगा इस मोटर में। 3 फेज इंडक्शन मोटर में बात करेंगे हम स्टेटर की। स्टेटर इज़ द स्टेशनरी यूनिट, ये एक स्टेशनरी यूनिट है, दैट मीन्स इसकी रोटेशन नहीं होती है मोटर में। जो इंडक्शन मोटर हमारे पास होता है उसमें स्टेटर होता है, ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है। इट कैरीज 3 फेज वाइंडिंग। अभी तक आपने देखा घर में 2 फेज आते, एक ही फेज आता है। ये जो मोटर है इसमें 3 फेज लगता है, 3 लाइव वायर्स लगती है और 3 न्यूट्रल्स लगती है, इसीलिए इसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है। इसमें ये एक फीचर है, स्टेटर के अंदर लगी होती है 3 फेज वाइंडिंग। इट इज़ कनेक्टेड टू 3 फेज सप्लाई के साथ ही कनेक्ट किया गया होता है आउटर पार्ट ऑफ मोटर। इसे हम स्टेटर को आउटर पार्ट ऑफ मोटर भी कहते हैं। ये है एक मोटर, आपने देखा होगा दुकानदार के पास अगर गए होंगे, इस तरह का मोटर होता है। ये जो आउटर पार्ट है इसको फ्रेम हम बोलते हैं। ये जो पूरा आउटर पार्ट है विदाउट इनर, जो कि इनर पोर्शन है उसके बगैर जो ये आउटर है, इसको हम बोलते हैं स्टेटर। अब देखिए स्टेटर के क्या फंक्शन है। स्टेटर के पास 3 फेज वाइंडिंग होती है, वो कनेक्टेड होती है 3 फेज सप्लाई से, दैट मीन्स के अंदर करंट पास होगी। जब ही करंट 3 फेज इन वाइंडिंग के थ्रू पास होगी तो ये स्टेटर प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनस बनेगी ऐसे, उनकी वजह से जो लाइनस की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइनस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, वो डेवलप होगा। ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बाई 3 फेज वाइंडिंग। जो 3 फेज वाइंडिंग है यही प्रोड्यूस करेगा ये फ्लक्स, क्योंकि इन 3 फेज वाइंडिंग को हमने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है। ये जो फ्लक्स होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड होगा इस स्टेटर में, ये एक रोटेटिंग टाइप का होगा। दैट मीन्स जो भी चीज़ इसके अंदर आएगा ये खुद रोटेट कर रहा होगा। किस स्पीड से? जिस स्पीड से ये रोटेट कर रहा होगा उस स्पीड को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम NS से, और ये होती है बराबर, सिंक्रोनस स्पीड होती है बराबर, NS होता है बराबर 120 इंटू F/P। 120 F/P याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको। फ्रीक्वेंसी ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, F होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैंने लिखा है सप्लाई फ्रीक्वेंसी। P होते हैं नंबर ऑफ पोल्स मीन्स मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेट होते हैं। जितने मैग्नेट हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, वो P डिपेंड करेगा उसी पे। सो स्टेटर इज द पार्ट दैट इज स्टेशनरी। इसमें 3 फेज वाइंडिंग होती है और ये 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। 3 फेज सप्लाई इसमें बनाता है मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटेटिंग टाइप है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है NS, दैट मीन्स सिंक्रोनस स्पीड।
और वो मूव करता है आरपीएम में, इन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट, कितने रेवोल्यूशन ये निकालेगा 1 मिनट में। और एन एस होता है बराबर 120 एफ बाई पी, वायर एफ इज सप्लाई फ्रिक्वेंसी एंड एन इज नंबर ऑफ पोल्स। उसके बाद दूसरा पोर्शन होता है इस मोटर का रोटर। रोटर समझ में आया होगा, जो रोटेट होता होगा। स्टेटर जो स्टिल होगा, स्टेशनरी होगा। रोटर है रोटेटिंग। अब हम देखेंगे रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट। और रोटेटिंग पार्ट मोटर के दो टाइप्स होते हैं, दो किस्म के रोटर होता है। एक होता है स्क्विरल केज। स्क्विरल केज आपने देखा होगा, इस जब कभी मोटर खराब हुआ होगा घर में, पानी का मोटर या कोई और मोटर, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर का कवच, और अंदर वाला पार्ट जो होता है ना, जिसको वो बाहर निकालते हैं, आपने देखा होगा। उसके साथ शाफ्ट लगी होती है कि डंडा, ऐसे आयरन का डंडा लगा होता है उसके साथ, ये पोर्शन इसको शाफ्ट बोलते हैं। उसके ऊपर ये पार्ट लगा होता है, इसी को हम बोलते हैं रोटर। ये रोटर दो टाइप का होता है, एक स्क्विरल केज, एक ऐसे बना होता है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ये लाइन्स होती है मेटल की, उनके ऊपर लगी होती है वाइंडिंग। दैट मीन्स वाइंडिंग दो जगह होती है, एक स्टेटर में भी वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग, और जो रोटर पे वाइंडिंग है इनको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। और रोटर को आर्मेचर ही कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। गो दैट मीन्स हमारे पास दो टाइप के रोटर है, स्क्विरल केज, दूसरा है वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर। इसमें क्या फर्क है? अगर आप देखोगे सिंपल है ये वाला रोटर स्क्विरल केज, इसमें केज जैसे ऊपर बनी होती है शेप, उसको इसीलिए हम बोलते हैं स्क्विरल केज रोटर। और वाउंड रोटर एक ऐसा रोटर होता है जिसके आगे शाफ्ट जो होती है, इसमें भी शाफ्ट होती है स्क्विरल में, बट इसकी शाफ्ट के ऊपर कुछ रिंग्स लगी होती है, उनको हम बोलते हैं स्लिप रिंग्स। ये यहाँ पे जो रिंग्स हैं इनको स्लिप रिंग्स कहा जाता है शाफ्ट के ऊपर, इसीलिए इसको वाउंड रोटर और स्लिप रिंग रोटर बोलते हैं। इन स्लिप रिंग्स का क्या काम होता है? ये स्पीड इस मोटर की और टॉर्क कंट्रोल करता है इस मोटर की, जो वाउंड रोटर है। अगर हम देखेंगे स्क्विरल केज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, क्योंकि ये बहुत इजी इकोनॉमिकल होता है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है और अच्छे तरीके से ये एफिशिएंटली वर्क करता है। फंक्शन ऑफ रोटर इज टू कैरी रोटर कंडक्टर। रोटर के ऊपर होते हैं, ये केजेस के ऊपर होती है वायरिंग मीन्स कंडक्टर लगे होते हैं, इसमें भी वायरिंग होते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला इसे हम आर्मेचर वाइंडिंग, और इसको रोटर को बोलते हैं आर्मेचर। समझ आया आपको? इसके बाद देयर इज ए गैप बिटवीन रोटर और स्टेटर के दरमियान गैप होती है। ये जो मोटर था ऊपर, ये इस मोटर के अंदर फिर ये पोर्शन जाता है, ये वाला पोर्शन यहाँ इस मोटर के अंदर होता है, ये होता है रोटर, ऊपर वाला पोर्शन होता है स्टेटर। सो होपफुली आपको ये पोर्शन समझ आया होगा। इसके बाद देखेंगे हम फंक्शन वर्किंग, और यहाँ पे रोटर और स्टेटर के दरमियान गैप होती है। दैट मीन्स कि अगर ऊपर वाला पोर्शन ऐसे है ऊपर वाला, तो अंदर वाला ऐसे होगा। दैट मीन्स ये गैप होगी। क्यों ये गैप होगी? क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पे इंटरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्योंकि हमने पढ़ा था, फैराडेज लॉ ने बोला, फॉरेस्टर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, फिर फैराडे ने ला दिया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के पास थ्रू होती है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आसपास जनरेट होता है। अगर ये वायर है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। दैट मीन्स कि आर्मेचर कॉइल्स कहाँ पे होगी? रोटर में, और स्टेटर में अलग वाइंडिंग होगी। दोनों प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके मोटर को घुमाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस करके मोटर को घुमाएगी। अब वर्किंग देखेंगे। ये वर्किंग क्या है? मोटर ऑपरेट्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, मोटर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंज़ लॉ ऑफ इंडक्शन। चार ऑप्शन दिए गए होंगे, याद रख लेना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्क करता है। 3 फेज मीन्स 3 सप्लाई। वहां पे क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितनी सप्लाई होती है? नीचे दिया होगा 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, नाम से ही पता चला होगा इंडक्शन मोटर। या वहां पे दिया होगा इंडक्शन मोटर की सप्लाई क्या होती है? 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, या नॉन ऑफ अबव। तो 3 फेज वायरिंग होती है इंडक्शन मोटर की। अगर हम बात यहाँ पे करें, फिर एज मोटर ऑपरेटर्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हेन 3 फेज एसी सप्लाई, जब हम एसी सप्लाई स्टेटर को देते हैं, मैंने बोला अभी आपको, स्टेटर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, ये जो स्टेटर है, इट अप्लाइड टू स्टेटर प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है स्टेटर। दिस फील्ड कट्स थ्रू ये फील्ड क्या करता है? ये कट करता है किसको ये काट करता है? जो कि रोटर है, रोटर जो अंदर होगा स्टेटर के, उसको काट करता है, जिसकी वजह से एज पर लेंज़ लॉ वहाँ पे इंड्यूस्ड करंट। दैट मीन्स कि फैराडे ने कहा, जब इलेक्ट्रिक करंट, जब हम मैग्नेट को किसी कॉइल के सामने लाएंगे और उस मैग्नेट की वजह से वहाँ पे कॉइल्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होती है। सो दैट इज वाई यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से दूसरे रोटर में डेवलप होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट। फिर लेंज़ लॉ ने कहा करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। लेंज़ लॉ के मुताबिक जो इसको प्रोड्यूस करता है इस करंट को, वो उस चीज को अपोजिट करता है। जब भी अपोजिट करेगा तो अपोजिट करने के लिए अलग पोल जनरेट होगा वहां पे। सो प्लीज अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन समझनी है, पिछले लेक्चर को आप देखिए। यहाँ पे याद रखिए
एज पर लेंजेस लॉ वो करंट की डायरेक्शन बोलता है। द इंटरेक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप होता है और इनकी जब इंटरेक्शन होती है, ये टॉर्क होता है, फोर्स इंटू फोर्स आर्म। टॉर्क मानिए एक फोर्स जनरेट होता है, जिस फोर्स की वजह से फिर रोटर रोटेट करता है और हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है। सो सिंपली याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट होती है, फिर लास्ट में टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से ये मोटर रोटेट होता है। अब मोटर के कुछ पार्ट होते हैं, मोटर का इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब रोटर जो होगा अंदर वाला पोर्शन ये भी किसी स्पीड में मूव करेगा, उस स्पीड को हम डिनोट करते हैं एन एस से, एन आर से है स्टेटर की स्पीड, जो कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड, याद रख लेना, एन एस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ स्टेटर। रोटर की जो स्पीड है वो है एन आर, ये स्लाइटली लेस होती है देन सिंक्रोनस स्पीड, उस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड से लेस होती है। क्यों होती है? बिकॉज अगर स्पीड इक्वल होगी तो वहाँ पे मिसमैच पैदा ही नहीं होगा। मिसमैच हमें क्यों जरूरत है? ताकि एक दूसरे को रिलेटिव मोशन हो जाए और ईएमएफ डेवलप हो जाए, सो दैट कि करंट फ्लो हो जाए, और रोटर से जब ईएमएफ और करंट डेवलप हो जाएगा, फिर करंट और मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन हो जाएगी, जो कि हम अभी यहाँ पे देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, इंड्यूस्ड करंट की इंटरेक्शन हो जाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उससे रोटर मूव करेगा। अगर स्पीड इक्वल हुई तो तब दोनों रिलेटिव मोशन में मूव नहीं करेंगे, दैट मीन्स वहाँ पे रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट नहीं होगा, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड करंट, सो देयर विल बी नो टॉर्क और रोटर मूव ही नहीं करेगा। इसीलिए याद रख लेना, हमेशा रोटर की स्पीड लेस होती है, स्लाइटली लेस होती है देन सिंक्रोनस स्पीड ऑफ स्टेटरस मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, स्लिप। व्हाट इज स्लिप? स्लिप इज एक्चुअली नथिंग बट द डिफरेंस स्पीड की, किन दो स्पीड्स की डिफरेंस। किसकी स्पीड की डिफरेंस? एक रोटर की मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंस एन एस माइनस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की डिफरेंस एन एस माइनस एन आर, रोटर की स्पीड डिवाइड बाई एन एस वापस स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड इंटू 100, इसी को हम बोलते हैं स्लिप। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, स्लिप। अब देखिए नीचे स्लिप को क्या क्या एस्पेक्ट्स है स्लिप की। अगर स्लिप एस इक्वल टू 0, दैट मीन्स रोटर स्पीड मैच होती है सिंक्रोनस स्पीड की। ये आइडियल कंडीशन है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तब मोटर मूव ही नहीं करेगा, मोटर चलेगा ही नहीं। जब मोटर चलेगा ही नहीं तो दैट मीन्स इंडक्शन मोटर वर्क ही नहीं करेगा। नॉर्मली जो एस का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, एट 0 इट डज नॉट वर्क, याद रख लेना। एस अगर 0 हुआ ये वर्क नहीं करेगा, अगर एस ग्रेटर देन 0 है तभी वर्क करेगा। नॉर्मली ये टिपिकली होता है 0.1% टू 6% इन इंडस्ट्रियल मोटर, जो हम इंडस्ट्रीज में मोटर का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मशीन, हमें शाफ्ट मशीन चलानी होती है, उनके लिए मोटर का यूज होता है। सो याद रख लेना, ये स्लिप मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये 0 से आगे होनी चाहिए तभी ये रोटेट कर पाएगा। फ्रीक्वेंसी, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसमें? ये फ्रीक्वेंसी होती है रोटर की। रोटर की क्या फ्रीक्वेंसी है? रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप, यही स्लिप जो ये डिफरेंस बिटवीन दो स्पीड की आई इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, कितनी सप्लाई आपने दी। रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप इनटू फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद अगर हम बात करें ऊपर, मैक्सिमम कब होगा टॉर्क? वैन मोटर स्टार्टस, एस मोटर जब स्टार्ट होता है तब एस इक्वल टू 1, हम जब एस स्लिप 1 होगी तब उस टाइम रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी। एज द रोटर अप्रोच टू सिंक्रोनस स्पीड एफ आर डिक्रीजेस, तब रोटर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, दैट मीन स्पीड डिक्रीज होगी। उस टाइम जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, स्पीड रोटर की डिक्रीज होगी, मिसमैच हो जाएगा, रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, उसकी वजह से फिर ये इंडक्शन मोटर वर्क करेगा। आपको सिंपली याद रखना है एफ आर इक्वल टू एस डॉट एफ, दैट मीन एस मल्टीपल एफ। तो आपको याद रखना है। अब टॉर्क हम देखेंगे, टॉर्क एक किस्म का फोर्स है, उसकी इक्वेशन है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आर स्क्वायर डॉट आर सबस्क्रिप्ट स्मॉल आर, दैट मीन्स रोटर की रेजिस्टेंस, देन रोटर की रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट 2 पाई एफ आर एल होल स्क्वायर। ये टॉर्क की इक्वेशन होती है इस इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में। तो अगर आप देखोगे, ई हुआ इंडक्शन ईएमएफ रोटर, आर हुआ रोटर रेजिस्टेंस, एल आर हुआ रोटर इंडक्टेंस, इसमें इंडक्टेंस भी होती है, मैंने इंडक्टेंस भी आपको पिछले लेक्चर में समझाया है। सो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा? जब स्लिप, यानी कि डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड, रोटर रोटेटिंग स्पीड, जब उनकी डिफरेंस का, दैट मीन्स एस जब स्लिप होगा 1 तब मैक्सिमम टॉर्क होगा। ये डायरेक्टली आ सकता है, रोटर का टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू इन्फिनिटी, एस इक्वल टू 1.0। तो याद रख लेना, जब एस 1 होगा, ब्रेक डाउन टॉर्क, द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ मोटर कैन प्रोड्यूस विदाउट स्टार्टिंग, दैट मीन्स एस एट एस रोटर का टॉर्क फोर्स सबसे ज़्यादा हो, उस टाइम ये ब्रेक डाउन टॉर्क किसी बोलते हैं द मैक्सिमम टॉर्क दैट मोटर कैन प्रोड्यूस विदाउट स्टालिंग। स्टालिंग का मतलब क्या है? मोटर एक विद इन सेकंड हाल्ट नहीं होना चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क मतलब इतना मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करेगा, रोटर मूव करेगा उतनी मैक्सिमम स्पीड से, मतलब इंडक्शन मोटर सब मैक्सिमम हाईएस्ट मैक्सिमम स्पीड पे चलेगा, उस टाइम हम बोलेंगे इसमें ब्रेक डाउन टॉर्क है। ब्रेक डाउन टॉर्क होता है वो टॉर्क जब मूव करेगा रोटर विथ मैक्सिमम टॉर्क और उस टाइम ये हाल्ट नहीं होगा, ये स्टॉप एब्रप्टली स्टॉप नहीं होगा। उसके बाद है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे अगर हम स्लिप को चेंज करेंगे टॉर्क में क्या चेंज आएगी? जब स्लिप लो होती है तब टॉर्क इंक्रीज होता है लीनियरली,
विद द स्लिप। जब स्लिप लो होती है तब टॉर्क इंक्रीज होता है लीनियरली। जब स्लिप मॉडरेट हम रखते हैं, मतलब मॉडरेट बिटवीन 0 टू अबव 0 to 1 तक रखते हैं उसको, उसके दरमियान, तब टॉर्क रीचेस मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है। जब टॉर्क को फर्दर इंक्रीज करेंगे, हाई करेंगे, टॉर्क डिक्रीजेज एज लॉस डोमिनेटर्स। उल्टा होना चाहिए था, जब हमने देखा एज ग्रेटर देन 0 है, स्लिप जब ग्रेटर देन 0 है टॉर्क इंक्रीज होता है। तो जब हमने टॉर्क को हाई, स्लिप को हाई किया, टॉर्क डिक्रीज नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे टॉर्क डिक्रीज होता है बिकॉज उस टाइम लॉसेस ज़्यादा होती है जो इसको काउंटर करती है, टॉर्क डिक्रीज हो जाता है, उनकी वजह से मोटर गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से मोटर में डैमेज हो सकता है और स्पीड टॉर्क इवेंचुअली डिक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें कॉपर लॉस की, कॉपर लॉस मीन्स लॉस ड्यू टू द कंडक्टर्स। और कॉपर में खुद की रेजिस्टेंस होती है, कॉपर में अंदर होती है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जब करंट फ्लो होती है, दोनों जगह कॉपर वायर्स यूज होती है। स्टेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग पे वायर्स होती है वो कॉपर की होती है, रोटर में भी उनमें रेजिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे लॉस होगी इलेक्ट्रिक करंट की। आपने देखा होगा मोटर गर्म हो जाता है जब कंटिन्यूसली यूज होता है, वहाँ पे लॉसेस होती है। स्टेटर की जो कॉपर लॉस है वो डिनोट होती है PCU स्टेटर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जो अपने पावर की, जो आपको याद है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, याद रख लेना। यहाँ पे स्टेटर की कॉपर लॉस होती है आई स्क्वायर आर, बट आई होता है करंट थ्रू स्टेटर, आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर, ये होती है पावर, ये स्टेटर की कॉपर लॉस, इसको P से डिनोट करते हैं। रोटर की होती है PCU, रोटर होती है स्लिप इनटू पावर इनपुट, आपने कितना टोटल पावर ट्रांसफर किया, ये डायरेक्टली आप याद रख लेना, दोनों इक्वेशंस पूछी जा सकती है डायरेक्ट। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हम मोटर को यूज़ करते हैं, पंप्स में हम यूज़ करते हैं इसे, फैन्स, ब्लावर्स, कन्वेयर, एयर कंडीशनर, हीटर, वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, टर्बाइन्स, विंड टर्बाइन्स, वॉशिंग मशीन्स और वाटर पंप्स और बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स में हमें यूज़ होता है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है? अभी तक हमने मोटर देखा, मोटर करता था इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, याद रख लेना। मोटर में, ये मैं भूल गया बोलना, मोटर में यूज़ होता है, मोटर में क्या होता है यहाँ पे, मोटर में आप याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होती है किसमें, मैकेनिकल में, जिसकी वजह से फिर वर्क होता है। घर में पानी का मोटर है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, मैकेनिकल वर्क किया, उसकी वजह से धक्का देके पानी ऊपर चला। अब हम जब बात करेंगे डीसी जनरेटर की, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टर है जो कि क्या करता है, यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें भी फैराडेज लॉ यूज होता है। ये ट्रांसफार्म करता है मैकेनिकल पावर को, जो हम इसको मैकेनिकल पावर देते हैं, इसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल, बट डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। डीसी जनरेटर, हमारे पास एसी जनरेटर भी है जो एसी करंट प्रोड्यूस करता है, और डीसी जनरेटर भी है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, व्हेन ए कंडक्टर काट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को काट करेगा एक कंडक्टर, एन एनर्जेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होकर जो हम अवेलेबल, जो कि हम अवेल कर सकते हैं। फिर पार्ट्स ऑफ जनरेटर, जिस तरह से इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट थे, यहाँ पे भी 2 है, स्टेटर और रोटर। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेटर की, स्टेटर इज सिंपली स्टेशनरी कंपोनेंट, और कोर कंपोनेंट इसे हम बोलते हैं, जिसमें स्टेटर वाइंडिंग होती है और आउटर फ्रेम, जैसे कि इंडक्शन मोटर में था। यहाँ पे क्या होता है, स्टेटर हमने वहाँ पे पढ़ा, ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है, अराउंड विच कॉइल्स स्पिन, जिसके अंदर वो रोटर पे रोटेट करता था। यहाँ पे 2 मैग्नेट होते थे, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा, इनको हम पोल्स भी कहते हैं। और अगर आप देखोगे इस फिगर में, अगर आप फिगर में पूरा देखोगे, यहाँ पे ये अंदर वाला रोटर है, ये अंदर वाला रोटर पार्ट है, इसके बाहर ये स्टेटर पोर्शन है, और ये शाफ्ट बाहर निकली है, इसके ऊपर यहाँ पे ये स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग्स, इनको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। यहाँ पे ये कम्यूटेटर होता है यहाँ पे, और उसके ऊपर यहाँ पे ब्रशेज होते हैं, कार्बन ब्रशेज। आगे देखेंगे हम वर्किंग इसकी, वो समझेंगे वर्किंग में होता क्या है। देख, पहले आप याद रखें, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, स्टेटर स्टेशनरी पार्ट, रोटर रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट डेवलप स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। अब देखेंगे आप रोटर रोटेटिंग पार्ट है, जो कि रोटेट से मैग्नेटिक फील्ड, जो वही मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्टेटर ने प्रोड्यूस किया था, उसमें रोटर रोटेट करता है। और रोटर में होती है वाइंडिंग, जिनको मैंने आपको पिछली अभी बोला, आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, यहाँ पे भी आर्मेचर वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग की वजह से इंक्रीज होती है क्वांटिटी ऑफ करंट प्रोड्यूस, जितनी ज़्यादा तारें होंगी, जितनी ज़्यादा कॉइल्स होगी, उतनी ज़्यादा करंट होगी। यही होता है ब्रेन ऑफ डीसी जनरेटर। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये ब्रेन होती है एक डीसी जनरेटर की। अगर आप फिगर में देखोगे, अभी यहाँ पे फिगर में आप देखोगे, ये है, ये पोर्शन जो है, ये है रोटर पोर्शन, और ये है स्टेटर पोर्शन, ये पार्ट स्टेटर पोर्शन। अब आप देखोगे यहाँ पे ये फिगर है, एक रफ फिगर मैंने लाई है मोटर की, ये डीसी जनरेटर की, ये डीसी जनरेटर का फिगर मैंने ऐसे लाई है, जनरेटर की फिगर। यहाँ पे इसके ऊपर बेयरिंग होती है, जो कि स्मूथ मूवमेंट कराती है शाफ्ट का, शाफ्ट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब हमने अभी देखा, वहाँ पे शाफ्ट होती है, उसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस। ये है आउटर कवरिंग, जो फ्रेम से योक भी कहते हैं हम, ये योक होता है, इसको आउटर कवरिंग कहते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए लगता है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। जब रोटर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, किसके मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक स्टेटर ने बनाया था, परमानेंट मैग्नेट जो लगे थे वहाँ पे, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया था। फैराडेज लॉ के मुताबिक इंडक्शन के आर्मेचर कॉइल जब रोटेट करती है
मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें डेवलप होता है ईएमएफ से इंड्यूस होता है आर्मेचर कॉइल में, क्या उसकी वजह से हैनस प्रोड्यूस एसी करंट, उसकी वजह से एसी करंट प्रोड्यूस होती है। मगर ये डीसी जनरेटर है। अब आप परेशान हो गए, यहाँ पे तो एसी करंट जनरेट होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें फैराडेज ने बोला जब हम एक मैग्नेट के अंदर एक कॉइल को रोटेट कराएंगे या मैग्नेट को ही रोटेट कराएंगे कॉइल के आसपास, वाइस वर्सा दोनों कंडीशन है पॉसिबल, तो तब ईएमएफ इंड्यूस होता है। जब वोल्टेज इंड्यूस होगी उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पे एसी करंट है, एसी करंट को हम फिर कन्वर्ट करते हैं डीसी में बाय यूजिंग कोमिटेटर, जो कि अभी आपने देखा यहाँ पे इस फिगर में। यहाँ पे ये जो यहाँ पे लगे हैं ये यहाँ पे कोमिटेटर, ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ये पोर्शन ये कोमिटेटर है, यहाँ पे इन्हीं को बोलते हैं कोमिटेटर। इसके ऊपर लगे हैं फिर डीसी को कलेक्ट करने के लिए, इस करंट को डीसी जब प्रोड्यूस होगी इसके लिए हमने फिर ब्रश लगे होते हैं वहाँ पे, जो कि फिर आउटपुट देते हैं और हम ये आउटपुट फिर लोड को फीड कराते हैं। लोड मीन्स जो कि एप्लियंसेस लगी होगी मोटर के जनरेटर के साथ। यहाँ पे आप देखिए जनरेटर के साथ जो एप्लियंसेस लगी होगी, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया है, ये ब्रशेज है, ब्रशेज होती है कार्बन की। आपको पूछा जा सकता है ब्रशेज इन द डीसी जनरेटर इज मेड अप ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, ऐसी जर्मेनियम, तो आप आंसर लिख लेना कार्बन से बनी होती है। ये इसकी वजह से लोड के साथ कनेक्ट होती है। तो ये थी वर्किंग इसकी। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। दैट मीन्स वोल्टेज की इक्वेशन क्या है इसमें, वो है P.N.A.phi/60.Z। ये है इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन। वायर ई इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, पी होते हैं नंबर ऑफ पोल्स, कितनी मैग्नेट है इस डीसी जनरेटर में, एन है स्पीड ऑफ जनरेटर जो रिवोल्यूशन पर मिनट होती है, ए है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, कितनी वाइंडिंग जो है कितनी पैरेलल पाथ्स में लगी है इस रोटर के आसपास। फाई होता है कितना फ्लक्स निकलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम ऐसा यूनिट इसका वेबर है, याद रख लेना। जेड है टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, कितनी टोटल आर्मेचर कंडक्टर 60 होता है, एक कॉन्स्टेंट जो यूज होता है ईएमएफ इक्वेशन में, याद रख लेना। ई इज इक्वल टू P.N.A.N.P/N/A/5/60.Z, ये होती है ईएमएफ इक्वेशन। अब है हमारे पास दूसरा एक पोर्शन, इसमें टाइप्स ऑफ, हम वहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। अब टाइप्स हम पढ़ेंगे कितने हैं टाइप्स है। बेस्ड टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर क्लासिफिकेशन इसकी बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और फील्ड एक्साइटेशन क्या देते हैं उसके बिना पे हमारे पास मेन तीन टाइप के डीसी जनरेटर है। अगर हम देखेंगे एक्साइटेशन किसे बोलते हैं, एक्साइटेशन इज सिंपली सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट टू द फील्ड वाइंडिंग और कॉइल टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इनिशियली आपने देखा होगा जब हम जनरेटर स्टार्ट करें हम किक मारते हैं, वो किक क्या होती है, वो जब हम उससे हम पहले एक्साइट करते हैं, एक्साइटेशन देने में हम पहले थोड़ी सी सप्लाई देते हैं एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी जब हम सप्लाई देते हैं उससे मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा फिर वो ऑटोमेटिकली खुद इलेक्ट्रिसिटी वापस देगा। पहले हमें थोड़ी देनी पड़ती है एक्साइटेशन इधर से, इसलिए हम इसे बोलते हैं फील्ड एक्साइटेशन। फील्ड किसे, कॉइलर्स को देनी पड़ती है, फील्ड मीन्स कॉइलर्स को हमें एक्साइटेशन देनी पड़ती है। यानी कि फील्ड एक्साइटेशन में फील्ड की वजह से जो कि वायरस होगी वो पहले एक्साइट करती हैं उस जनरेटर को। अगर हम बात करें यहाँ पे पहला टाइप जो है सेपरेटली एक्साइटेड, यहाँ पे आप फिगर देखोगे, यहाँ पे हमें पहले डीसी सप्लाई होती है, ये अलग से होती है। ये होता है मोटर के अंदर की फिगर, ये लोड है, ये रोटर है, ये रोटर है, इसके ऊपर होगा स्टेटर। तो यहाँ से जब हम पहले सप्लाई देते हैं, मोटर को ऑन करते हैं, ये जनरेटर को ऑन करते हैं, पहले हम देते हैं थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई, ताकि मोटर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो, मैग्नेटिक इंडक्शन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी वजह से फिर करंट फ्लो होगी, तो फिर हम लोड को वो देंगे। यहाँ पे आप देखोगे फील्ड वाइंडिंग जो होती है एक्सटर्नल होती है, ये अलग होती है मोटर, मेन मोटर से अंदर से ये अलग होती है, मेन जनरेटर से, जनरेटर इंडिपेंडेंट ऑफ जनरेटर आर्मेचर से ये दूर होती है। ये इंडक्शन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। इसके बाद है सेल्फ एक्साइटेड। अब सेल्फ सेपरेट में अलग था, सेल्फ में सिंपली इसके साथ ही होगा स्टेटर, दैट मीन्स आर्मेचर्स के साथ ही, रोटर के साथ ही होगी वो वाइंडिंग भी जो इसको एक्साइट करेगी। पहले कुछ स्टार्टिंग धक्का देना पड़ता है इसे, उसी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। अब सेल्फ एक्साइटेड में ये साथ होगा, दैट मीन्स वाइंडिंग साथ होगी इस रोटर के साथ। तो दो तरीके से हम वाइंडिंग को रोटर के साथ रख सकते हैं। एक है पैरेलल, जब हम पैरेलली कनेक्ट करें इसको, तो आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है। फिर अगर आप दूसरी फिगर पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सीरीज में रखी है ये एक्साइटिंग वाइंडिंग, जो इसको पहले धक्का देंगे स्टार्ट करने में, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। जब सीरीज में होंगी तब हम इसे कहेंगे शंट वाउंड डीसी जनरेटर। तब जब पैरेलल में होगा उस टाइम हम बोलेंगे शंट। जब ये सीरीज में वाइंडिंग होगी आर्मेचर के साथ, दैट मीन्स रोटर के साथ, उस टाइम हम बोलेंगे सीरीज। याद रख लेना, शंट वाउंड डीसी, वहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज पैरेलली कनेक्ट होती है, सीरीज में होती है सीरीज के साथ। कंपाउंड होगा जब दोनों टाइप के होंगे,
दैट मीन सीरीज भी और शंट भी, सीरीज भी और शंट भी जब प्रेजेंट होगी आर्मेचर के साथ ये फील्ड वाइंडिंग्स, तब हम कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर बोलेंगे। इसके बाद है लास्ट इसका टाइप परमानेंट मैग्नेटिक डीसी जनरेटर, परमानेंट पीएमडीसी, परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। यहाँ पे सिंपली वाइंडिंग पाइंडिंग नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्टली उधर से ही परमानेंट मैग्नेटिक होते हैं इसके अंदर, और ये होता है रोटर पोर्शन, ये इसके साथ डीसी आर्मेचर सप्लाई होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये परमानेंट मैग्नेट प्रेजेंट होती है, ये पहली एक्साइटेशन खुद बना लेते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है एक्सटर्नल फील्ड की ताकि एक्साइटेशन मिले और जनरेटर स्टार्ट हो। तो यहाँ पे खुद ही इनबिल्ट होती है मैग्नेटिस की वजह से। सो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग नहीं होती परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर में। अब हम और एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये है वोल्टेज बिल्डअप। वोल्टेज बिल्डअप क्या होती है, अगर आपको मैं सिंपली समझाऊंगा, जब आप घर में जनरेटर स्टार्ट करते हैं आप पहले किक देते हैं, पहले वो स्लो साउंड के साथ मतलब सिंपल साउंड के साथ जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम हो के वो फिर बहुत मतलब स्टार्ट करता है, नॉइज़ ज़्यादा क्रिएट करता है, मतलब साउंड ज़्यादा आती है, फिर वो लगता है कि अब स्टार्ट हुआ ये पूरा। पहले वो स्लो स्टार्ट होता है, वो आवाज़ कम कम निकलती है, फिर वो थोड़ा बिल्डअप करके वोल्टेज को जब बिल्डअप करके फिर वो अच्छे तरीके से फुल साउंड में आता है। हम कहते हैं रुको अभी लोड को मत लगाओ, अब ये पूरा स्टार्ट नहीं होता, वही होता है वोल्टेज बिल्डअप। वही इसमें लिखा है पूरे में कि इन डीसी जनरेटर रेफर्स टू प्रोसेस जब जनरेटर डेवलप इट इज आउटपुट वोल्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जब इनिशियली जीरो थी। यूजुअली व्हेन इट इज फर्स्ट स्टार्ट, जब हम इसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाउ इट इज बिल्ट, इसको कैसे हम बिल्ट करते हैं, इसे कैसे ये बिल्ट करता है। व्हेन जनरेटर इज नॉट रनिंग, तो इसमें अंदर होते हैं परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स, उनकी वजह से पोल्स की वजह से एक मैग्नेटिज्म होता है, उस मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। कुछ उन पोल्स की वजह से मैग्नेटिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू मटेरियल प्रॉपर्टी जो होती है उस मैग्नेट की। उसके बाद दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज क्रूशल फॉर स्टार्टिंग द वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। इस वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि वहाँ पे जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिज्म जो होता है उसकी वजह से ये बहुत यूजेज होता है वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए। व्हेन जनरेटर स्टार्ट रोटिंग, जब जनरेटर स्टार्ट रोटेटिंग दैट मीन्स आर्मेचर बिगिंस टू रोटेट, ये मैग्नेटिक फील्ड कट करता है। किसके मैग्नेटिक फील्ड, यही ये जो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट थे इनके अंदर जो ये रोटर था, जब रोटेट स्टार्ट करेगा इन मैग्नेट्स की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये रोटर इसको कट करेगा। जब ये रोटर रोटेट हो जाएगा इनकी मैग्नेटिक फील्ड को काट करेगा, उससे क्या होगा मैग्नेटिक पोल्स को जब ये काट करेगा यहाँ पे स्मॉल वोल्टेज आर्मेचर में आएगी। अब इन आर्मेचर वाइंडिंग मतलब इस रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग है इसमें वोल्टेज आएगी, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से जब करंट फ्लो होगा इस फील्ड वाइंडिंग में, ये कनेक्ट है आर्मेचर सर्किट के साथ, तो करंट जब फील्ड में फ्लो होगी, तो जब करंट फ्लो होती है किसी कॉइल में तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। दैट मीन्स वहाँ पे अब ये फिर से जब मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जो था रेसिडुअल, अब जब इंडक्शन की वजह से फिर से करंट फ्लो हुई, उसकी वजह से फिर से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। दैट मीन्स रेसिडुअल मैग्नेटिज्म विल इंक्रीज मच एंड मच फर्दर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से इंटर्न क्या होगा, वोल्टेज जो आर्मेचर में है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर वो एज आउटपुट इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीजेस, ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ये स्ट्रेंथ करेगा फिर वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस को। तो फिर हम जनरेटर के साथ लोड को कनेक्ट करते हैं। सो दैट इज़ वाई हम फिर लास्ट में बोलते हैं आप 2 मिनट रोको, ये पूरा स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोड करो इसके ऊपर रख लो। जो ही हम लोड को कनेक्ट करते हैं जनरेटर के साथ, आप देखोगे उसकी नॉइज़ फिर से थोड़ी डिक्रीज होती है, फिर से थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर जब बिल्डअप होता है फिर से मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से, फिर से वोल्टेज बिल्डअप हो जाती है, फिर करंट अच्छे से आती है, फिर साउंड वो ठीक तरीके से देता है। इसके कंप्लीट होने से अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रिसिटी। होपफुली इसमें 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कल। अब आपका कहीं कुछ ही दिन रहे हैं, सो आप क्या कीजिए 2x स्पीड पे ये वीडियोस रखिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए और नोट उसको गो थ्रू कीजिए स्टेप वाइज, और इसके ऊपर कुछ MCQs ऑनलाइन आप खुद सर्च कीजिए। और मैं भी अब एक लेक्चर होपफुली मैं PDF भी प्रोवाइड करूँगा, वो हमारी चैनल पे अवेलेबल होगी, और उसके ऊपर मैं अराउंड 40 इंपॉर्टेंट MCQs लाऊंगा, जो कि हर एक चैप्टर में 10-10 MCQ होंगे। वो आस्क्ड MCQs होंगे, वो मैं आस्क्ड MCQs लाऊंगा, इंपॉर्टेंट वंस लाऊंगा, ईजी भी होंगे पूरे चारों चैप्टर्स के। सो इससे हम कंप्लीट करेंगे फिर हमारा जो सिलेबस है उन MCQs में, उन जो कि 2 चैप्टर बचे हैं उनमें हम MCQs पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। सो बाकी फॉर टुडे थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। होपफुली प्रिपेयर करिए, मेहनत करिए, मेहनत रंग लाएगी, एक ना एक दिन आप सिलेक्ट इंशाल्लाह हो जाएंगे। बाकी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।